नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है या फिर जो इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, जितने भी पीसीएस एग्जाम है, प्लस एसएससी, प्लस बैंकिंग, प्लस रेलवे, सबके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट समरी बनाई। और प्लस जितनी भी आपने अभी तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैंने ट्रिक आपको बताई वो सब इसमें इंक्लूड कर दी। तो ये आप सिर्फ एक इकलौते वीडियो को आप देखो, जितनी भी इंटरनेशनल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन किस ईयर में किसका फाउंडेशन हुआ, क्या उसका पर्पस है, ये सब कुछ इसमें बताया है मैंने। ये ऑल इन ऑल वन पीडीएफ है ये, और ये ऑल इन ऑल वन वीडियो होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपकी चिंता खत्म। और ये अगर वीडियो आप देख लोगे तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग होता है और वर्ल्ड बैंक अलग होता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 मेंबर होते हैं। इट इज अ फैमिली ऑफ 5। 5 कौन कौन से होते हैं? एक होता है आईबीआरडी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है आईडीए, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है आईएफसी, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और चौथा है मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवा है आईसीएसआईडी, जो डिस्प्यूट से रिलेटेड है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अब देखिए, ये जो डब्लू यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इट इज ए ऑब्जर्वर ऑफ यूएन डेवलपमेंट ग्रुप। ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये क्या करता है? ये लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। लोन भी कई टाइप के होते हैं। देखिए, आईबीआरडी जो देता है लोन, वो मिडिल इनकम कंट्रीज को देता है, प्लस पुअर इनकम कंट्रीज को देता है। और ये जो आईडीए देता है, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज को देता है, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, और उनको काफी ज्यादा चीप प्राइस में देता है। जो देखिए, दोनों लोन वर्ल्ड बैंक की दो मेन ब्रांच है, एक है आईबीआरडी और एक है आईडीए। तो इन दोनों से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक, ये मैंने लिखा हुआ है क्लियरली। और ये दोनों ही लोन देते हैं, लेकिन आईबीआरडी का जो लोन है वो मिडिल इनकम और पुअर कंट्रीज के लिए है। आईडीए का जो लोन है वो पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए है। तो ये सबसे सस्ता लोन देता है ये आईडीए। इंडिया में जितना भी लोन आता है ज्यादातर ये आईडीए वाला आता है। इंडिया भी पुअर कंट्री में आता है, कुछ जो पार्ट है वो आईबीआरडी वाला भी आता है। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक में के बीच में डिफरेंस। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने? 5 एजेंसीज हैं, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। इन सबको भी याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक के लिए में कितने हैं? आईबीआरडी प्लस आईडीए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ट्रिक टू रिमेंबर 5 मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये देखिए, आरएफआईडी आपने सुना होगा जरूर, एक सेंसर होता है, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो आप देखिए, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन जो कीवर्ड है वो देखिए। देखिए, पहला जो बैंक है आईबीआरडी है, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन यानी कि आर हो गया। फिर दूसरा अगर कीवर्ड देखें तो इंटरनेशनल तो सब में ही होगा, तो इसमें होगा डेवलपमेंट, तो इसमें हो गया वर्ड डी। तीसरा अगर आप आईएफसी देखेंगे तो इसमें हो गया फाइनेंस वर्ड। और चौथा अगर है ये मीगा, यानी कि इसमें हो गया इन्वेस्टमेंट, जो वर्ड है ये की वर्ड है इसका। और पांचवा जो है ये है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट है। तो बस आप अगर एक एक इसमें कीवर्ड याद रखेंगे तो इसमें देखिए, आर से हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन, एफ से हो जाएगा फाइनेंस, आई से हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, और डी से ये डिस्प्यूट से हो जाएगा डायरेक्टली आईसीएसआईडी। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ग्रुप हैं, 5 मेंबर हैं इसमें। आईबीआरडी है, आईएफसी है, आईडीए है, मीगा है और आईसीएसआईडी है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ आरएफआईडी ओनली। इसीलिए मैंने ट्रिक ऐसी बनाई है कि आरएफआईडी ये पांचों को याद करने की ट्रिक क्या है? आरएफआईडी डिस्प्यूट, लेकिन इंडिया इज ओनली ए मेंबर ऑफ आरएफआईडी। तो इंडिया बाकी ये डिस्प्यूट का मेंबर नहीं है। ठीक है। एक चीज और मैं इसमें बताना भूल गया। देखिए, मीगा जो होती है वो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, और ये जनरली एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस होता है। ये अगेंस्ट अगर आप कोई भी कंट्री में कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया है, गवर्नमेंट चेंज होने के चांसेस है, तो उसके लिए इंश्योरेंस देती है ये। आईएफसी क्या करती है? फाइनेंस प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर को। और बाकी आईसीएसआईडी क्या करती है? इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। तो ये आपको हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक। और प्लस इंडिया किसका मेंबर है? इंडिया इज ओनली ए मेंबर ऑफ आरएफआईडी, यानी कि इंडिया इज ओनली ए मेंबर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाला, यानी कि आईबीआरडी, आई फाइनेंस वाला, यानी कि आई
एफसी और फिर ये इन्वेस्टमेंट वाला यानी कि मीगा के भी इंडिया मेंबर है, आईडीए का भी इंडिया मेंबर है। तो इसमें आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं, यूपीएससी में भी बनाए जा सकते हैं। इसमें आपको ये बोला जा सकता है कि पांचों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इंडिया इसमें से किसका किसका मेंबर है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का देखिए बेसिक पर्पस, जो प्राइमरी पर्पस वही है कि वो पूरी दुनिया से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको खत्म करना। उसके साथ साथ और भी कई सारे इसके पर्पस हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, लोगों को ये वेलफेयर करना, और जितने भी वो कई सारे आप एडिशनल पॉइंट उसमें जोड़ सकते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड और जितने भी रिलेटेड हैं वो सब आप जोड़ सकते हैं। प्राइमरी जो पर्पस है वर्ल्ड बैंक का वो पॉवर्टी खत्म करना, उसी के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंट देती है। जो आईएमएफ होता है वो जनरली जो कंट्रीज में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस रहती है वो उसमें मदद करता है। तो ये दोनों के बीच में फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक, अभी मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन है एंड इट गिव लोन्स टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। ये कई सारी लोन की वैरायटी होती हैं। आईबीआरडी वाला अभी मैंने आपको बताया था मिडिल इनकम और जो पुअर कंट्रीज के लिए होता है। आईडीए वाला लोन होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, मतलब जो सबसे गरीब कंट्रीज हैं, जो सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जिनको डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए आईबीआरडी में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 180 और आईडीए में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 173। 173 मेंबर हैं आईडीए में, 173 आईबीआरडी में। ये मेंबर कंट्रीज हैं 180। देखिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएसए में, यूएसए की जो कैपिटल है। वर्ल्ड बैंक अभी मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आईबीआरडी एंड आईडीए, यानी कि आईबीआरडी और आईडीए से मिलके बनी हुई है वर्ल्ड बैंक। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप विच इज ऑल अ पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम। मतलब वर्ल्ड बैंक इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप और ये किसका पार्ट है, यूएन सिस्टम का। गोल देखिए इसमें लिखा हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काम आ सकता है। ऑफिशियल गोल मैंने आपको बताया था, प्राइमरी जो गोल है वर्ल्ड बैंक का या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वो है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। उसके अलावा और भी जो आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं उसमें उसके हिसाब से ये और मतलब ये कमिटेड है टूवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ फंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और फैसिलिटेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये सब है इसमें। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा यूएसए का जो भी सिटीजन होगा वो होगा, और जो आईएमएफ का प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा यूरोपियन होता है। ये आप याद रखिएगा। इसीलिए जो वेस्टर्न जो ये डोमिनेंस वाले सिस्टम है जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इसीलिए फिर चाइना ने जो इन लोगों से तंग आके अपना अलग बनाया था कि जो AIIB और NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो अभी हम देखेंगे आगे। इवन जो पहले थोड़े दिन ये 1960s में बनाया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें भी अगर आप देखेंगे अभी आगे चल के कि यू जापान उसमें नंबर 1 पे है और यूएसए शेयर वाइज नंबर 2 पे है। तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक, ये आपको इससे रिलेटेड सब ट्रिक भी बता दी मैंने। आप दूसरा नंबर है आईएमएफ का। ये इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। तो हेडक्वार्टर दोनों के वॉशिंगटन डीसी में ही है, यूएसए में। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनता है वो हमेशा यूएसए का होता है सिटीजन, और जो आईएमएफ का प्रेसिडेंट बनता है वो हमेशा यूरोप का होता है। आईएमएफ में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 189। ये नंबर ऑफ मेंबर्स आप याद रखिएगा और हेडक्वार्टर भी जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में हमेशा आता है स्टेट पीसीएस और एसएससी में। आईएमएफ की जो एमडी है वो क्रिस्टीन लगार्डे हैं, वो फ्रांस की हैं और ये पहली ऐसी वुमेन है, पहली ऐसी महिला है जिनको कि आईएमएफ का हेड बनाया गया है। आईएमएफ 1945 में चालू हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों। ये देखिए ब्रिटेन वुड्स एक ट्विंस बोले जाते हैं, या फिर ब्रिटेन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसी से ये आउटकम निकले हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों। अभी मैं बताऊंगा उसको, वो सब मैंने नोट कर रखा है, आप टेंशन मत लो। आईएमएफ का मेन रोल किस चीज के लिए होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में और फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने में। ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो सिर्फ डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है। जो आईएमएफ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस होती है या डिफिकल्टीज होती है या फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उसको कंट्रीज को सॉल्व करने के लिए, जैसे अभी यूरोपियन क्राइसिस हुई थी तो काफी सारा लोन उन लोगों ने लिया था आईएमएफ से उसके। और फिर देखिए जैसे वर्ल्ड बैंक के कई सारे और रोल हैं, वैसे ही आईएमएफ के भी अदर रोल्स हैं। वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी रूल क्या है कि पॉवर्टी खत्म करना, वैसे ही आईएमएफ का प्राइमरी रूल क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टी और फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करना। लेकिन अदर रोल्स भी हैं कि जैसे कि ये इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन को कोऑपरेशन को बढ़ाता है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाता है, हाई एम्प्लॉयमेंट की तरफ काम करता है, एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी है उसको ये मेंटेन करता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और बहुत सारे आप फैंसी पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं।
आईएमएफ को रिप्रेजेंट कौन करता है एक कंट्री से? फाइनेंस मिनिस्टर या फिर सेंट्रल बैंक के गवर्नर। एंड इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फाउंडर मेंबर था आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का भी, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट का जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है इनका मेंबर था इंडिया फाउंडर। वो मैंने सब लास्ट में समराइज करके रखा है, नोट करके रखा है। बेसिक डिफरेंस देखिए इसमें वही है, मैंने देखिए हर चीज इसमें नोट की है। 2 दिन से मैं लगा हूं और तब ये नोट बनाया, तो ये काफी मेहनत की है मैंने इसके लिए, आप लोगों के लिए। बेसिक डिफरेंस देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में क्या है। वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और आईएमएफ क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है और उसमें भी कई सारी कंडीशन लगा देता है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर दो और आप ये डीरेगुलेशन कर दो और ये सब चीजें कर दो, कि मतलब ये आप ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लो तब हम लोन देंगे। तो आईएमएफ के जो लोन्स होते हैं वो काफी शॉर्ट टर्म्स होते हैं, और ये ज्यादातर जो होती है फाइनेंशियल क्राइसिस को या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है उसको एलिमिनेट करने के लिए आईएमएफ लोन देता है। तो ये आपको फंडामेंटल डिफरेंस याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने बताया था, ये देखिए इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी उसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो अभी तक स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में और एसएससी सीजन में पूछे जा चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के आउटकम क्या थे। आउटकम देखिए तीन, दो नहीं थे सिर्फ, आईएमएफ और डब्ल्यू ये वर्ल्ड बैंक नहीं थे, और भी थे। तो इसमें पहले देखिए देखिए 1944 में हुआ था ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, यूएन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये देखिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इसलिए बोलते हैं, वर्ल्ड जब वॉर हो गया था सेकंड, उसी के एंड पे ये हो रहे थे ये सब फाइनेंशियल और मॉनिटरी ऑर्डर क्या होगा वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये ब्रिटेन वुड्स नाम की एक यूएस में जगह है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। देखिए मेन जो इसके तीन आउटकम थे, एक था आईएमएफ, एक था वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, आईबीआरडी और प्लस आईडीए, मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन ब्रिटेन वुड्स में क्या निकला था, आईएमएफ निकला था और आईबीआरडी निकला था। तो एक जो पार्ट है इसका वर्ल्ड बैंक वाला, वो इसका आउटकम था ब्रिटेन वुड्स का। और एक और चीज निकली थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो उसमें आपस में कंसेंसस नहीं बन पाया था। तो फाइनली इन लोगों ने क्या किया था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ये पास कर दिया था, और फिर इसको बाद में 1995 में उरुग्वे राउंड में 8-10 साल जब डिस्कशन चले थे तब बना था फाइनली डब्ल्यूटीए। तो जो ब्रिटेन वुड्स के अगर आपको सिर्फ कॉन्फ्रेंस के आउटकम पूछेंगे तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, या फिर अगर और स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो आईएमएफ और आईबीआरडी, ये आपको याद रखना है। फिर एक मार्शल प्लान भी एक बार आया था क्वेश्चन, तो ये अभी आप याद रख लीजिए, 1948 में हुआ था ये। यूरोपियन, देखिए यूरोपियन जितनी कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद सब तबाह हो गई थी, उनको कैसे उनको रिकवर किया जाए, कैसे उनको फिर से पूरा खड़ा किया जाए, तैयार किया जाए, उसके लिए अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया था कि जो वेस्ट यूरोप की कंट्रीज हैं उनके लिए यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम बनाया था, और अमेरिका ने $12 बिलियन, 12 बिलियन यूएस डॉलर दिए थे वेस्ट यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए। फिर से आप रिबिल्ड करो, जितनी आपकी तबाही हुई उन सब के लिए एक ऐसे ही एक एड दिया था या फिर एक मदद की थी, तो वो था मार्शल प्लान। और मार्शल उस टाइम के सेक्रेटरी थे, तो इसलिए उनके नाम पे पड़ गया मार्शल प्लान। 1948 में आया था, 1944 में आया था ब्रिटेन वुड्स। ईयर भी आप याद रखिएगा, 1995 में फाइनली आया था डब्ल्यूटीओ, ये सब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। निक्सॉन शॉक भी एक, देखिए यूएस के प्रेसिडेंट थे निक्सॉन। उस देखिए पहले क्या होता था कि जो एक्सचेंज रेट, ये जैसे आजकल फ्री फ्लोटिंग होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले डॉलर पे पेग करते थे जितने भी दुनिया भर के एक्सचेंज रेट हैं, और वो यूएस अपने पास रिजर्व रखता था गोल्ड के बदले, वो डॉलर के बदले गोल्ड देता था। लेकिन ये निक्सन ने क्या किया था, यूएस प्रेसिडेंट ने 1970s में, और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक मेजर्स लिए थे, और एक सबसे जो इनका सिग्निफिकेंट डिसीजन था वो ये था कि इन्होंने वो जो डायरेक्ट इंटर कन्वर्टिबिलिटी होती थी यूएस डॉलर की गोल्ड के साथ, उसको कैंसिल कर दिया था। तो इसी को बोलते हैं निक्सन शॉक, और ये कब आया था, 1971 में। फाइनली फ्री फ्लोटिंग ये फिएट करेंसी आ गई, जो आज भी चल रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर ये देखिए, और मैंने और समराइज करके लिखा हुआ है, ब्रिटेन वुड्स एक यूएस में प्लेस है, इसीलिए इसको ब्रिटेन वुड्स बोलते हैं। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस आ जाए या फिर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के क्या क्या आपके दो आउटकम थे, वो सब में आपको आंसर क्या लिखना है, आईबीआरडी और आईएमएफ इसके दो आउटकम थे, और जीएटीटी भी था, लेकिन वो नहीं, इतना मेजर नहीं था। तो मेजर इसके आउटकम थे वो थे आईबीआरडी और आईएमएफ। आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट, वर्ल्ड बैंक दो ये दो इससे मिलकर बना है, आईबीआरडी प्लस आईडीए।
देखिए इंडिया के बारे जो लेटेस्ट न्यूज है वो भी मैंने इसमें सब कवर कर रखी है। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ, आईबीआरडी एंड आईडीए। तो इंडिया आईएमएफ का भी फाउंडिंग मेंबर है और वर्ल्ड बैंक का भी फाउंडिंग मेंबर है, और वर्ल्ड बैंक दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है, आईबीआरडी और आईडीए। तो ये आप ये याद रखिएगा। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर आईएमएफ का भी है, वर्ल्ड बैंक का भी है। ये स्टेटमेंट इतने बार बोल रहा हूँ इसलिए कि ये आप एग्जाम में गलत मत कराना। एग्जाम में ये ऐसे ही स्टेटमेंट आएगा और वो आपको उसमें से बोलेगा कि कौन सा आपको सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया का अगर आप देखेंगे ये आईएमएफ में जो वोटिंग शेयर के में लिस्ट में नाम है, वो 8 प्लेस है इंडिया का। आईएमएफ रिफॉर्म्स हुए थे 2015-16 में, बहुत दिनों से बात चल रही थी। फाइनली ये अप्रूव कर दिए गए थे 2015-16 में। उसमें क्या किया गया था, दो मेजर रिफॉर्म हुए थे कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि चाइना इंडिया, ये चाइना इंडिया ब्राजील और ये रशिया को, इनको जो वोटिंग शेयर है ये बढ़ा दिया गया था। और प्लस दूसरा ये कर दिया गया था कि अभी तक जो अपॉइंट किए जाते थे सिर्फ आईएमएफ में यूरोपियन डायरेक्टर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी तक डायरेक्ट अपॉइंट कर देते थे ये लोग यूरोपियन को। अब क्या होगा, ये इलेक्टेड होंगे, ये इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये दो मेजर रिफॉर्म हुए थे, आईएमएफ रिफॉर्म। ये भी आप याद रख लीजिए, ये रिटर्न में आप कभी लिख सकते हैं, कभी यूज कर सकते हैं। 2015-16 में जो आईएमएफ में रिफॉर्म हुए थे, क्या क्या हुए थे कि ज्यादा राइट दिए गए थे, वोटिंग राइट्स, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो आज की बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनको। और प्लस दूसरा क्या कि जो अभी तक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था वो डायरेक्टली यूरोपियन को अपॉइंट कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन होगा उनका। तो इंडिया का पहले देखिए कोटा शेयर ये बढ़ा के 2.76% कर दिया, और चाइना का कोटा शेयर कर दिया 6.41%। और इंडिया का अगर आप वोटिंग शेयर देखेंगे तो वोटिंग शेयर इंडिया का 2.3 समथिंग था, और ये बढ़ा के 2.64 कर दिया। पहले इंडिया 13 नंबर पे आता था वोटिंग शेयर में, अब आ गया इंडिया 8 नंबर पे। और चाइना का भी वोटिंग शेयर ये 3 पॉइंट समथिंग बढ़ा के 6.09 कर दिया। चाइना नंबर 3 पे आ गया। तो वोटिंग शेयर अगर आप देखें, आप देखिए अभी भी वो यूएस के पक्ष में ही है, क्योंकि इसमें ऐसा रूल है कि अगर जब तक 85% वोट नहीं आएंगे तब तक आईएमएफ से कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता है पास। तो वीटो यूएस के पास अभी भी रहेगा, क्योंकि 85% अभी भी, जो यूएस का कम थोड़ा जरूर हुआ है, लेकिन 16.53% अभी भी यूएस का है आईएमएफ में शेयर। तो नंबर 1 फिर भी है वो। फिर भी यूएस का डोमिनेंस रहेगा ही, और वेस्टर्न कंट्रीज का रहेगा ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में। चाइना नंबर 3 पे आ गया, जापान सेकंड नंबर पे है वोटिंग शेयर में। और ब्रिक के जो ब्रिक मतलब 4 कंट्रीज हैं टॉप 10 में आ चुकी हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और ये चाइना। और उसके अलावा टॉप 10 में कौन कौन सी है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ये है इसमें। और आईएमएफ रिफॉर्म में मैंने बताया आपको कि अभी अभी भी यूएस का कम जरूर किया गया है, लेकिन 16.53% अभी भी है। ये मतलब अभी भी यूएस का डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि उस किसी भी रिफॉर्म को पास करने के लिए 85% अभी भी इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब दूसरा ये आ गया एपेक, यानी कि देखिए सब में आपको ये जरूर जानना चाहिए कि इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं। तो मैंने इसे सब कलेक्ट करके रखे हैं, जहां जहां इंडिया का इंटरेस्ट है या मेंबर है। तो एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। ये जितनी भी एशिया पैसिफिक में कंट्रीज हैं, जो 21 पैसिफिक रिम की कंट्रीज है, मतलब पैसिफिक जो ओशियन है, सबसे बड़ा दुनिया का ओशियन है, उसको सराउंड करती हुई जितनी भी कंट्रीज हैं उसके चारों तरफ, तो वो उनका ही ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसमें देखिए जितने भी इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं, ज्यादातर में बिजनेस ही प्रमोशन होता है, रीजनल इंटीग्रेशन होता है, फ्री ट्रेड की तरफ वो लोग ट्रायल करते रहते हैं। और जितने भी जैसे मैरीन पायरेसी होती है उसको खत्म करने के लिए सब एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं। कुछ एक्सप्लोरेशन करना है तो सब साथ मिलके। तो ये सब एक कॉमन मुद्दे हैं, इसलिए मैंने लिखे नहीं कहीं भी, सब में वो सेम ही रहता है। तो इसलिए मेन जो मतलब की बात है वो आप देखिए। एपेक ये स्टार्ट हुआ था 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर में है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है एपेक का, यानी कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये आपको जरूर याद रखना है। और इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस जरूर मिला है 2011 से। और ताइवान इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ताइवान एपेक में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये आप ऐसे याद रखिएगा। और ट्रेडिशन इसमें क्या है कि जो भी लीडर्स इसमें जो होस्ट होता है, मतलब जैसे जो भी कंट्री होस्ट करेगी एपेक के उसको समिट को, उसमें जितने भी जो अटेंड करते हैं लीडर, जो जितनी भी कंट्रीज से आते हैं, 21 जो भी पैसिफिक जो भी रिम की कंट्रीज हैं, उसमें
उनको जो होस्ट का कॉस्ट्यूम होगा, मतलब जिस देश में वो जा रहे हैं उन्हीं का कॉस्ट्यूम ऐसा पहनते हैं। तो ये इसमें ट्रेडिशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे विकिपीडिया से, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर और एक देखते हैं, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब होता है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये सब कॉमन है सबके लिए। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, जो साउथ एशिया में है प्लस जो साउथ ईस्ट एशिया में है। और ये पहली बार फॉर्म कब हुआ था, ये कहाँ इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, बैंकॉक में। और देखिए इसका सेक्रेटरीट कहाँ है, या फिर अभी जो सेक्रेटरीट मान लीजिए, फिर ये हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं बिम्स्टेक का, वो है ढाका, यानी कि बांग्लादेश में। और ये कब बनाया, कब गया, 1997 में। बे ऑफ बंगाल मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल है अपना, उसके सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज हैं ये उनका एसोसिएशन है। अब देखिए इसके सराउंडिंग है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें इसमें बिम्स्टेक लिखा हुआ है तो BIMST। तो ये 5 कंट्री के नाम तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड। प्लस इसमें आप नेपाल और भूटान और ऐड कर दिए, तो इसमें टोटल कितनी मेंबर्स हो गए, 7 मेंबर्स हो गए। 7 मेंबर्स हैं इसके बिम्स्टेक के। नेपाल और भूटान को मेंबरशिप दे दी गई थी 2004 से। तो बिम्स्टेक के देखिए कंट्री के जितने भी ग्रुपिंग्स हैं इनके जो कंट्री को याद करने की, जो मेंबर कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है वो जरूर समझ लीजिए ठीक से, और इसको लिख लीजिए। जो मैंने बताया आपको, एक चार्ट पेपर ले लीजिए या फिर एक छोटा सा पेपर लेके, और ये जितने भी आज मैं बता रहा हूँ सबको नोट्स बना के उसमें कहीं आप लगा लीजिए विथ ट्रिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे, और वो आपको रिवीजन करते रहने हैं जब भी आप, जो भी आपका स्टडी रूम है। तो बिम्स्टेक में BIMST हो गया 5 कंट्री, और प्लस आपको नेपाल और भूटान और ऐड करना है। ये 2004 में ऐड हुआ था, और इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बिम्स्टेक का, 1997 में। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, ढाका में है। और ये बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग कंट्रीज हैं। ये आपस में सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाई गई हैं। फिर IOR ARC, देखिए बिम्स्टेक भी 1997 में बनाई गई थी, और IOR ARC यानी कि, एक मिनट, यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी 1997 में ही बनाई गई थी। दोनों आप याद रखिए, मतलब इंडिया के जो जो मतलब इंडिया के दोनों, जैसे आप इंडिया के मानिए ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल, और इंडिया के साउथ में जो है इंडियन ओशन, दोनों में जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक और प्लस IORA, दोनों 1997 में बनाई गई थी। तो IORARC का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन भी बोलते हैं इसको, या फिर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन भी बोलते हैं। और ये जितने भी कंट्रीज इंडियन ओशियन को सराउंड करती हैं उनका एक एसोसिएशन है। उसमें वही सब मुद्दे होंगे कि इसमें मैरीन पायरेसी कैसे रोकी जाए, और कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक टेक्निकल और ये सब। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है इबीन साइबर सिटी में, मॉरिशियस में। तो IORA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इबीन साइबर सिटी में है, मॉरिशियस में। और बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका में है। और दोनों को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1997 में। IORA को स्टैब्लिश कब, ये कहाँ पे किया गया था, मॉरिशस में। और देखिए जो बिम्स्टेक है इसको स्टैब्लिश कहाँ किया गया था, फॉर्म किया गया था बैंकॉक में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका में। और IORA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है मॉरिशस में, इबीन साइबर सिटी में। देखिए IORA में मेंबर कितने हैं, IORA में टोटल 21 मेंबर हैं, 7 डायलॉग पार्टनर हैं टोटल IORA में। IORA के मेंबर कौन कौन से हैं, जितने भी इंडियन ओशियन को सराउंड करते हुए, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ IORA एज वेल एज बिम्स्टेक। तो आप वो याद रखिएगा, IORA के 21 मेंबर हैं, इसलिए इसमें ट्रिक नहीं बन पाई। ये आप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से मेंबर है, जो भी इंडियन ओशियन को सराउंडिंग करते हुए। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो उसमें देख जाएगा आपको, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर कोमोरोस, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, सोमालिया, मोजाम्बिक, ओमान, सिशलिस, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE और यमन। ये 21 इसके मेंबर हैं IORA के। एक बार अब सुन जरूर लीजिए कि अब कुछ याद आ सकता है अगर कोई ऐसे दे दिया गया कि कौन सा मेंबर है। डायलॉग पार्टनर इसमें चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, जापान, UK, USA, जर्मनी। तो ये हो गया IORA और बिम्स्टेक, दोनों 1997 में फॉर्म हुए थे। दोनों के IORA में कितनी कंट्रीज हैं, 21 हैं, और बिम्स्टेक में कितनी है, 7 हैं। फिर यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ये यूरोप का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे बड़ा यूनियन है, ये एक सुप्रा यूनियन टाइप का इसका स्टेटस है, और ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है।
अभी तक इसमें 28 मेंबर्स हैं, क्योंकि अभी भी यूके या फिर ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट नहीं किया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ा है अभी तक। तो अभी तक 28 मेंबर हैं, और ये ईयू का मतलब यही है कि यहाँ पे एक इंटरनल सिंगल मार्केट बना दी गई है थ्रू ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉज। मतलब एक स्टैंडर्ड है पूरा, जितना भी ईयू में उस लॉज बना दिए गए हैं, जो कि जितनी भी 28 मेंबर कंट्रीज है सब पे लागू होते हैं। एक यूरोपियन यूनियन है और एक यूरो जोन है, दोनों में डिफरेंस जरूर समझिए। यूरोपियन यूनियन का मतलब है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, लेकिन जो यूरो जोन है वो क्या है, वो मॉनिटरी यूनियन है। मतलब यूरो जोन में और यूरो जोन में कितनी है टोटल कंट्रीज, 19 कंट्री है। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री है। देखिए, मॉनिटरी यूनियन का मतलब क्या होता है कि जैसे आरबीआई पूरे इंडिया में पॉलिसी बनाती है, तो आरबीआई की जो पॉलिसी पूरे इंडिया में मानी जाती है। वैसे ही जो ये यूरो जोन पॉलिसी बनाती है, ये 19 मेंबर स्टेट जो है यूरो जोन के मेंबर, ये उनमें बनाती है। मतलब जो इनकी मॉनिटरी पॉलिसी है, 19 मेंबर स्टेट में चलती है। इसको 1999 में स्टेब्लिश किया गया था, 2002 में फोर्स में आई थी यूरोजोन। और ये जितने भी मेंबर्स हैं यूरोजोन के, सब यूरो करेंसी यूज करते हैं, सिंगल करेंसी यूज करते हैं। फिर यू अगर आप देखेंगे तो ये जो मेन बॉडी थी, 7 इसमें मेन बॉडीज हैं। एक है यूरोपियन काउंसिल, एक है काउंसिल ऑफ यू, एक है यूरोपियन पार्लियामेंट, एक है यूरोपियन कमीशन, और एक है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यू, और एक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फिर एक है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। तो ये आप याद रखिएगा। फिर ये सब कई बार पूछ लेते हैं कि maastricht ट्रीटी किससे रिलेटेड है, और ये ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन किससे रिलेटेड है, ट्रीटी ऑफ रोम किससे रिलेटेड है। तो ये आपको देखिए मैंने बना रखा है। maastricht ट्रीटी हुई थी 1993 में, और ये इस इस्टेब्लिश किया था ईयू को। और ये ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन, ये जो है ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है ईयू के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। और ये सबसे पहले ये ट्रीटी ऑफ रोम आई थी 1957 में। ईयू की देखिए स्टेजेस लिखी हुई है मैंने इसमें। ट्रीटी ऑफ रोम आई 1957 में, फिर उसके बाद maastricht ट्रीटी आई, उससे ईयू बन गया फाइनली। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 में आई, उसमें ईयू में एडमेंडमेंट हो गए। और ईयू का जो ओरिजिन है वो कहाँ, कौन कौन सी दो जो इनकी यूनिट थी पहले, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी यानी कि ईसीएससी, और दूसरी कौन सी है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि ईईसी। तो ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी प्लस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एक शेजन कर एरिया करके एक टर्म आता है, ये भी आप याद कर लिए, और ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ है इसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। देखिए, यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हैं, लेकिन उसमें से जो 26 मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट यूके और आयरलैंड, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी यूके मेंबर्स हैं, उन्होंने ऑफिशियली ये पासपोर्ट एबॉलिश कर दिया, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का बॉर्डर कंट्रोल, उनके जो म्यूचुअल बॉर्डर है वहां पे खत्म कर दिया है। तो मतलब कि जो शेजन एरिया है, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अगर आप यूके और आयरलैंड को निकाल दो, तो ये जो शेजन एरिया है, ये इट एक्ट एज ए सिंगल कंट्री फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल पर्पसेज। मतलब अगर आप यहाँ से लेके गए और यहाँ से आपने पासपोर्ट लिया किसी एक कंट्री का, तो आप पूरे 26 के 26 कंट्रीज में, जिसमें बॉर्डर अबॉलिश कर दिया गया है ये, और पासपोर्ट भी अबॉलिश कर दिया गया है, तो ये आप कहीं भी जा सकते हो। आपको उन 26 कंट्रीज का अलग अलग पासपोर्ट या वीजा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है, और ये कॉमन वीजा पॉलिसी है इसकी, एक में आप ले लो तो 26 जगह जा सकते हो। शेजन एरिया का मतलब क्या है, ये सिंगल कंट्री, इट एक्ट एज ए सिंगल कंट्री फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल पर्पसेज विद अ कॉमन वीजा पॉलिसी। तो शेजन एरिया को क्या बोलते हैं, ओपन बॉर्डर एरिया बोलते हैं। और इसमें दो कंट्री कौन कौन सी नहीं है, यूके और आयरलैंड। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दो एक्सेप्शन है, यही पूछ सकते हैं इसमें। हेडक्वार्टर यू का कहाँ पे है, ये है ब्रसल्स में, यानी कि बेल्जियम में। और देखिए, ईयू की अगर किसी भी कंट्री को मेंबरशिप चाहिए होती है, तो उनको कोपेनहेगन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, यानी कि वहां पे पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक और जो कुछ रूल्स होते हैं वो उनको मानने पड़ते हैं। उसमें वो भी होता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिजिकल डिफिसिट ये सब ज्यादा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल या फिर जो ये सब चीजें होती हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको, रिस्पेक्ट फॉर एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब कहने को तो काफी सारी बातें हैं इसमें, लेकिन यूरोपियन यूनियन का अगर आपने अभी देखा होगा, जो माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी, तो वो लोग अपने लिए तो काफी रहते हैं कि, लेकिन जब दूसरी कंट्री से लोग आ रहे थे तो वहां पे उसमें जैसे शेजन एरिया वाले में भी काफी विवाद हो रहा था कि कई सारी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। तो ये सब कोपेनहेगन मतलब आपको क्राइटेरिया
किसी भी कंट्री को फुलफिल करना पड़ेगा अगर उसको ईयू की मेंबरशिप चाहिए। और वो सब फैंसी चीजें हैं कि रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट करनी चाहिए, इतनी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कम्पिटिटिव प्रेशर को सह सको। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आपको मेन चीज क्या रखनी है कि अगर किसी कंट्री को ईयू ज्वाइन करना है तो कोपेनहेगन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। और ईयू से रिलेटेड क्या क्या है, एक है maastricht ट्रीटी, एक है ट्रीटी ऑफ लिस्बन और एक है ट्रीटी ऑफ रोम। फिर एक और क्वेश्चन आया था अभी स्टेट पीसीएस में किसी, कि लेटेस्ट या फिर न्यूएस्ट मेंबर कौन है जिसने ज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन को, उसका नाम है, उस कंट्री का नाम है क्रोशिया। तो ये आप याद रख लीजिए। फिर अब एशिया की तरफ चलते हैं। एशिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो एक समिट होती है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट में पहले 16 कंट्री थी ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की और साउथ एशिया की। लेकिन 2011 में यूएस और रशिया को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया जब सिक्स्थ ईस्ट एशिया की समिट हुई थी। पहली मतलब फिर फाइनली हो गई ईस्ट एशिया जो समिट है, इसमें 18 कंट्री हो गई, इंडिया इसका मेंबर है। अभी इसको याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूं मैं। पहली समिट हुई थी ईस्ट एशिया की कुआलालंपुर में दिसंबर 2005 को। और अभी लेटेस्ट जो हुई है वो 11वीं समिट हुई है, लाओस में हुई है, वियंतियान में। मेंबर्स जो इसके हैं ईस्ट एशिया समिट के, 18 मेंबर हैं इस समय। और उसको याद कैसे करना है, पहली बात तो आपको एक ये जो आसियान कंट्रीज हैं इसमें 10 मेंबर हैं, इनकी ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, बीपीएल, टीवी, मिमिक्स। ये अभी आसियान में भी देख लेंगे हम, इसलिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आसियान की 10 कंट्रीज हो गई प्लस, ठीक है, ऐसे पेयर में आप याद करिए, इंडिया चाइना इज ऑल दे आर मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। यूएस रशिया अगल बगल है दोनों, और फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये भी दोनों अगल बगल हैं। जापान और साउथ कोरिया ये भी अगल बगल हैं। तो जो भी अगल बगल नेबर कंट्रीज हैं उसको आप पेयर बना के याद कर लीजिए, ऐसे याद रहेगा। मतलब ईस्ट एशिया समिट में जो आसियान 10 कंट्री हैं वो तो हैं बीपीएल, टीवी, एमआईएमसीएस यानी कि वो ब्रुनेई, फिलीपाइंस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया और सिंगापुर, ये तो हैं 10। प्लस इंडिया चाइना भी है, यूएस रशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी है और जापान साउथ कोरिया भी है। 18 कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट में, ये आप याद रखिएगा। सिक्स जब ईस्ट एशिया समिट हुई तो यूएस और रशिया को इंक्लूड कर लिया गया था। फिर इसमें देखिए और भी कई सारी चीजें मैंने देखी। आसियान तो 10 कंट्रीज हो गई प्लस थ्री, एक आसियान प्लस थ्री का टर्म है, वो बोलते हैं आसियान कंट्री जो बीपीएल, टीवी, मिमिक्स और प्लस चाइना, जापान, कोरिया को। तो आसियान प्लस थ्री के लिए प्लस थ्री कौन है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। फिर आसियान इंडिया एफटीए की बात बहुत दिनों से चल रही, बहुत सालों से। जो गुड्स में अलग है एफटीए, और एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये गुड्स में आ गया था, ये फाइनली इफेक्ट में आ गया था 1 जनवरी 2010 से। और सर्विसेज वाला जो एफटीए है यानी कि इंडिया और प्लस आसियान की जो 10 कंट्रीज हैं उनके बीच में गुड्स वाला तो एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया था, ये लागू हो गया था 2010 में, और सर्विस वाला भी 2015 में। अभी 3 कंट्रीज बची हैं, वो भी शायद 2016 के एंड तक की थी कि वो भी साइन करने वाली हैं। तो ये आप याद रखिएगा, गुड्स का पहले आया था, बाद में सर्विसेज का आया था। एक और फिर चीज है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर ईस्ट एशिया, ये जापान का प्रपोजल था। और इस जापान ने दिया था 16 ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, और फाइनली इसको बना दिया गया आरसीईपी, जिसको चाइना लीड कर रहा है, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो आरसीईपी क्या है, इट इज अ प्रपोज्ड एफटीए बिटवीन आसियान कंट्रीज एंड प्लस ये जो 6 कंट्रीज हैं यानी कि इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसमें देखिए आरसीईपी जैसे है वैसे ही एक ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आपने सुना होगा, टीपीपी है, और एक फिर एक है टीटीआईपी है यानी कि ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है। वो जो ट्रांस अटलांटिक वाली है वो यूएस और ईयू के बीच, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में है। ट्रांस जो पैसिफिक है वो यूएस लीड कर रहा है, और आरसीईपी इसको चाइना लीड कर रहा है। ये सब अभी हम समझेंगे, इसमें सब मैंने लिखा हुआ है। और इसके ये पहले क्या था, सीईपी ये आया था, ये जापान का इनिशिएटिव था, इसको फाइनली ये आगे चल के क्या बना, आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो निगोशिएशंस इसके आरसीईपी के लिए 2012 में लॉन्च किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे, जब आसियान की समिट कंबोडिया में हो रही थी। और फाइनली फिर ये आरसीईपी, ये देखिए पूरा इसमें मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है। अब आरसीईपी के मेंबर 16 हैं, क्या अगर आपको ईस्ट एशिया समिट वाले मेंबर याद हैं 18,
अभी मैंने बताया था आसियान के 10 मेंबर और प्लस जो नेबर वाले हैं, जैसे इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस, रशिया और जापान और साउथ कोरिया। उसमें से आपको यूएस रशिया हटा देना है, ये वाला पेयर हटा दोगे तो बाकी जो मेंबर हैं वो हैं आरसीईपी के, यानी कि आसियान वाले 10 मेंबर कंट्रीज, बीपीएल, टीवी, एमसीएस और प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्लस इंडिया, चाइना और प्लस जापान और साउथ कोरिया, ये हैं और ये आरसीईपी के मेंबर। और टीपीपी यानी कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ये इसको यूएस लीड कर रहा है, आरसीपी को चाइना लीड कर रहा है, इसमें इंडिया इंक्लूडेड है। इसमें तो अब खैर यूएस ने भी अपना विड्रॉ कर लिया है, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनर थी। जब से ट्रम्प आए उन्होंने तो बोला है कि हम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो उसमें देखिए, इसमें मेंबर कंट्रीज हैं आरसीईपी में 16 कंट्रीज हैं, और इसमें कितनी थी, 12। उसमें एक ने, यूएस ने विड्रॉ कर लिया है। और वैसे आप देख लीजिए, पूछ तो सकते ही हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, इसमें से यूएस ने विड्रॉ कर लिया जब से ट्रम्प आए हैं। तो ये आरसीईपी और टीपीपी के बीच में डिफरेंस है। फिर आसियान हर जगह आ रहा है, उसकी मैट्रिक आपको बहुत बार बता चुका हूँ पहले, इसमें एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये एक पूरा वीडियो बनाया है, एक पूरी पीडीएफ बनाई, पूरा कंप्लीट है इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। आसियान में 10 कंट्रीज होती हैं, साउथ, ये इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इनको याद करने की ट्रिक है, बीपीएल, टीवी, मिमिक्स। बी से हो जाएगा ब्रुनेई, पी से हो जाएगा फिलीपाइंस, एल से हो जाएगा लाओस, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, एम से मलेशिया, आई से इंडोनेशिया, एम से म्यांमार और सी से कंबोडिया और एस से हो जाएगा सिंगापुर। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आसियान का हेडक्वार्टर है या फिर सेक्रेटरीट है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। आसियान को स्टेब्लिश किया गया था 1967 में, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उससे स्टेब्लिश हुआ था आसियान। 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं इसमें, आसियान में 10 कंट्रीज हैं, 10 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं, पापा न्यू गिनी और टिमोर लेस्टे। 10 लैंग्वेजेस हैं जो इन 10 कंट्रीज में बोली जाती हैं। तो ये है आसियान। एक आसियान वे भी होता है, उसका मतलब होता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करती, वो हम देख लेंगे आगे। सब कुछ समराइज करके रखा है मैंने इसमें। आसियान अगर एज ए कंबाइंड इसको एंटाइटी मानेंगे तो ये 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। फिर एक एशिया यूरोप मीटिंग का ग्रुप है, ये इसमें 53 पार्टनर है, इंडिया इसका मेंबर है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। तो एशिया यूरोप मीटिंग का इंडिया मेंबर है और 53 पार्टनर है, ये याद रखना है। फिर अगर आप देखिए, एक था इंडिया और आसियान के बीच में एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन एक आसियान का अपना जो 10 मेंबर कंट्रीज है उनका खुद का एक एफटीए है आपस में 10 कंट्रीज के लिए, उसमें इंडिया का सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस है। अभी तक इसको पूरा इसमें नहीं मिला है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। फिर ये डब्ल्यू आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की। और ये सिर्फ किस चीज से कंसर्न करती है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से। इसका ये स्टैब्लिश कब की गई थी, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूएचओ की है वो है यूएन इकोसॉक, यानी कि यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि इकोसॉक जिसको बोलते हैं फुल, ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आप डब्ल्यूएचओ के बारे में याद रखिएगा, 1948 में बनी थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। सार्क तो आपने, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, एमबीबीएस पेन 8 कंट्रीज होती हैं सार्क में। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसमें 8 मेंबर कंट्रीज के लिए क्या है, एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप ऐसे याद कर लग सकते हैं इसको। एम से हो जाएगा मालदीव्स, बी से भूटान, एम बी से बर्मा, एम बी बी हो गया। फिर एस से हो जाएगा श्रीलंका। फिर पेन मतलब कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पेन तो पी से ही शुरू होगा, यानी कि पेन तो पाकिस्तान से ही शुरू होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। सार्क का ये फाउंडेशन किया गया था ढाका में, इसको स्टार्ट किया गया था 1985 में। और सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो है काठमांडू में, नेपाल में। और सार्क को परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है यूएन में। सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज हैं, 9 ऑब्जर्वर भी हैं, चाइना, ईरान, जापान, मॉरिशियस, साउथ कोरिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 9 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको कि ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है सार्क में। और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश ऐसी रहती है कि चाइना को भी किसी तरह सार्क में मेंबरशिप दी जाए, कि चाइना जैसे पाकिस्तान का काफी घनिष्ठ मित्र है,
तो वो जो हर जगह पाकिस्तान को फेवर करता है। तो पाकिस्तान को मतलब सार्क में कोई भी अगर जैसे कुछ भी इसमें एग्रीमेंट होता है तो पाकिस्तान ऐसा जनरली लोग बोलते हैं जितने भी डिप्लोमेट्स हैं कि पाकिस्तान हम उसमें अड़ंगा लगा देता है, इसीलिए सार्क अभी तक एक बहुत अच्छा ग्रुप नहीं बन के आया है, एक अच्छी ग्रुपिंग नहीं है और ये फेलियर होता है, मतलब सार्क एक फेलियर है। ये सब सार्क से रिलेटेड थी। सार्क समिट 1985 से स्टार्ट होना चालू हुई थी। 19वीं समिट होने वाली थी इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में होने वाली थी और ये कैंसिल हो गई थी। भारत ने इसमें कैंसिल कर दी थी अपना जाना, और भारत को देखा देखी फिर ये बांग्लादेश ने भी कर दिया था कि वो भी नहीं जाएंगे, और श्रीलंका ने भी, और भी एक दो कंट्रीज ने कर दिया था। सार्क समिट अभी तक इंडिया में 3 बार हुई है। पहली जो सार्क समिट थी वो हुई थी ढाका में। तो सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? काठमांडू में। पहली कहाँ पे हुई थी? ढाका में। और फाउंड किया गया था तब इसको ढाका में 1985 में, एमबीबीएस पेन, ये सब याद रखना है। 19 अभी होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। 20 का पता नहीं है क्योंकि सार्क एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लोग ऐसा बोलते हैं, जितने भी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो जानकार हैं वो यही बोलते हैं। फिर एक है साफ्टा यानी कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये एग्रीमेंट बनाया गया था 2004 में, जब 12वीं सार्क समिट चल रही थी इस्लामाबाद में। ये यहां से कट गया है शायद। और ये फोर्स में कब आई थी साफ्टा? ये 1 जनवरी 2006 को। इंडिया और पाकिस्तान ने साफ्टा को रेटिफाई किया था 2009 में, अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट में रेटिफाई किया 2011 में। साफ्टा का पर्पस वही था कि टैरिफ ड्यूटीज को धीरे धीरे घटाना था। पहले इन्होंने टारगेट लिया था 20% टैरिफ ड्यूटीज घटानी है डेवलपिंग जितनी भी कंट्रीज हैं सार्क के जो रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग ये 2002 से चालू हुआ, 34 कंट्रीज हैं इसमें, इंडिया इसका मेंबर है, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है एशिया कोऑपरेशन डायलॉग। इसमें जितने भी एशिया के बड़े ग्रुप हैं, जैसे आसियान है, सार्क है, जीसीसी यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, ईएयू इसको बोलते हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये आपको याद रखना चाहिए, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ईएयू। ये नॉर्दर्न यूरेशिया की कंट्रीज का एक ग्रुप है और इसमें 5 कंट्रीज हैं, रशिया इसमें लीड करता है। BARKK, ये देखिए मैंने ये कई सारे शॉर्ट फॉर्म बना रखे हैं, ऐसे याद नहीं होंगे। एक पेपर लीजिए और उसमें ये सब लिख लीजिए, और उसमें ये फिर 1-2 बार जब आप 4-5 बार देख लेंगे तभी आपको याद होंगे। तो ये 5 कंट्रीज हैं, इसमें 5 मेंबर कंट्रीज हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, और सबको याद करने की ट्रिक क्या है? BARKK, बार्क मतलब होता है भौंकना, उसमें एक के और है। तो बी से हो गया बेलारूस, ए से हो गया आर्मेनिया, के आर से हो गया रशिया, के से हो गया कजाकिस्तान, के से हो गया किर्गिस्तान। ये स्टैब्लिश हुआ था 2015 में, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो है मॉस्को में। देखिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कैसे कैसे आई। पहले बेलारूस और रशिया और कजाकिस्तान ने 29 मई 2014 को ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर उसमें आर्मेनिया को जोड़ लिया गया 2015 में। किर्गिस्तान सबसे बाद में आई 6 अगस्त 2015 को। तो इस समय यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में 5 कंट्रीज हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? BARKK स्टैब्लिश हुई फाइनली 2015 में। GCC गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इसका है ये नाम, फुल फॉर्म है ये जितनी भी, ये कॉपरेशन काउंसिल है जितने भी अरब स्टेट्स हैं गल्फ के। देखिए इसमें एक सबसे जो खास बात ये है कि जितने भी इसके मेंबर स्टेट हैं वो सब मोनार्की हैं, डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। वैसे भी अरब वर्ल्ड में कहीं भी डेमोक्रेसी है नहीं, और सब जगह अभी तक वो राजाओं वाला और किंग प्रिंस वो सब रूल चलते हैं, अभी तक मोनार्की पूरा सिस्टम है। इसको इसमें देखिए 6 कंट्रीज हैं जीसीसी में यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में, और 6 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक क्या है? क्यूबोक्स। ये जितनी भी कंट्रीज हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में, ये सब अरब स्टेट हैं। जो पर्शियन गल्फ आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में, अगर आप देखेंगे तो पर्शियन गल्फ के जो सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज हैं वही है ऑर्गेनाइजेशन, उसी का नाम है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, एक्सेप्ट इराक। इराक को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग, वो सब जीसीसी की मेंबर हैं। हेडक्वार्टर है ये जीसीसी का रियाद में, सऊदी अरबिया में, और ये 1981 से स्टार्ट हुआ था। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मेंबर्स जो जीसीसी के हैं, क्यूबोक्स, क्यू से हो गया कतर, यू से यूएई। देखिए इतना तो आइडिया आपको लगना चाहिए कि जो पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं गल्फ, वो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की मेंबर हैं। लेकिन अब यहाँ पे यू का मतलब यूएसए और यूके नहीं है।
तो इतना आपको सेंस भी लगाना है अपना कि पर्शियन गल्फ वाली अरब कंट्रीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूएई वाला आएगा। तो क्यू बॉक्स में क्या क्या होगा, कतर, यू से होगा यूएई, बी से होगा बहराइन, ओ से हो गया ओमान, के से हो गया कुवैत, एस से हो गया सऊदी अरेबिया। तो ये 6 कंट्रीज हैं, जीसीसी की मेंबर हैं ये। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, और इसको ऑफिशियली कमेंस किया गया था 1 जनवरी 1995 में। ये आप याद कर लीजिए। एक एक थी अभी हमने देखी थी ये मैस्ट्रिच ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी थी, वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड थी ये, लेकिन एक मराकश ये एग्रीमेंट है, ये डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। तो ये मराकश एग्रीमेंट हुआ था और इसने रिप्लेस कर दिया था जीएटीटी यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये देखिए जीएटीटी बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो मैंने बताया था अभी आपको, ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें 3 मेजर आउटकम आए थे। एक था आईएमएफ और दूसरा था वर्ल्ड बैंक यानी कि आईबीआरडी वाला, और तीसरा क्या था, जीएटीटी। कोई ये आउटकम नहीं था, लेकिन फाइनली एक आईटीओ बनाने की कोशिश कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, लेकिन वो बन नहीं पाया, तो फिर जीएटीटी बना गया था 1948 में। लेकिन फाइनली जाके बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। किस एग्रीमेंट के तहत, मराकेश एग्रीमेंट के तहत। तो ये आपको याद रखना है। इस समय इसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अजेविडो, जो कि ब्राजील से हैं। आप ये बताइए कि इस समय वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल कौन है, वो मैं उसमें लिखना भूल गया हूँ। डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। उरुग्वे राउंड ये डब्ल्यूटीओ का आउटकम है। डब्ल्यू मतलब कि उरुग्वे राउंड चला था 7 8 9 साल, और 1980 से लेके 1994 तक चला था, और उसी का फिर आउटकम है ये डब्ल्यूटीओ। फाइनली डब्ल्यूटीओ बना था 1995 में। ये क्वेश्चन आया है कई बार, ऐसे पूछेंगे कि डब्ल्यूटीओ इज फॉर्म्ड ऑन, और आपको 4 ईयर दे देंगे। 1995 वाला चूज करना है आपको। दोहा डेवलपमेंट एक राउंड था, उसमें फोकस किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और ये एक बाली पैकेज अभी लेटेस्ट इसमें ये है डब्ल्यूटीओ में। ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। तो इसमें आपको ये 3 चीजें भी याद रखनी है कि उरुग्वे राउंड, दोहा डेवलपमेंट राउंड और बाली पैकेज, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, ये तीनों डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड हैं। और जो एक मराकश एग्रीमेंट है वो भी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। डब्ल्यूटीओ के मेंबर इस समय कितने हैं, 164, ये भी आप याद रख लीजिए। सिर्फ 2 जो मेजर कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर नहीं है, वो है ईरान और अल्जीरिया। यही क्वेश्चन आया था अभी यूपीएससी ईपीएफओ में। ये जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, इसमें आपको सब मेंबर 164 तो नहीं पूछेंगे, उसमें यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर हैं। ईरान और अल्जीरिया जो 2 बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं, वो डब्ल्यूटीओ से बाहर ट्रेड करती हैं 2005 के बेसिस के हिसाब से। डब्ल्यूटीओ ये आपको याद रखना है, ये चीज जरूर याद रखिएगा कि ईरान और अल्जीरिया दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये मेंबर नहीं है। फिर एक है आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन एजेंसी है, और ये जितने भी इश्यूज होते हैं लेबर से रिलेटेड, उनके राइट्स से रिलेटेड, उसको डील करती है। और ये वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये इनका मोटो है। 187 मेंबर हैं इसके आईएलओ के। नोबेल प्राइज मिल चुका है 1969 में आईएलओ को, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी, मतलब ये कब स्टैब्लिश की गई थी, 1999 में, सॉरी 1919 में, 1919 में बनी थी। लेबर इश्यूज से रिलेटेड है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी ज्ञान प्रकाश मिश्रा, और इसको आप कोई भी देखिएगा, अगर कोई भी अपलोड करे तो तुरंत बताइएगा मुझे। इसीलिए मैंने हर पेज पे भी लिख रखा है ज्ञान स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अब यूएन लैंग्वेजेस की बात चलते हैं। इसमें भी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, जिसमें कि जितने भी यूएन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है, वो 6 लैंग्वेजेस हैं। देर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, एंड दे आर फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक। और इन 6 को याद करने की ट्रिक क्या है, फ्रेस्का। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वीडियो क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है, ये इसमें पूरा कंप्लीट कवरेज होगा, इसीलिए इसमें इसको इंक्लूड कर लिया है। तो यूएन, ये भी इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, और आगे भी आते रहेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन, जिसमें कि जितने भी यूएन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है, उसको याद करने की ट्रिक है फ्रेस्का। और फ्रेस्का से क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा फ्रेंच, आर से रशिया, एस से स्पेनिश, सी से चाइना, ए से अरेबिक। तो ये आपको याद रखना है।
फिर एक यूएन सिस्टम है और एक यूएन टर्म होता है। यूएन सिस्टम मतलब कि उसमें यूएन भी होता है, यूनाइटेड नेशन, उसके सब्सिडरी ऑर्गन्स भी होते हैं, उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी होती हैं। वो सब अभी हम देखेंगे कौन कौन सी होती है उसके एग्जाम्पल, प्लस उसके एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फिर एक ये है कि यूएन कैसे आया था। देखिए पहले वर्ल्ड वॉर वन चला था 1914 से लेके 1919 तक, वो जब खत्म हुआ तो 1920 में एक बनी थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस ये आया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू चला 1939 से लेके 1945 तक, और उसके बाद फाइनली ये लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने 20 अप्रैल 1946 को। तो ये आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एक सुप्रा नेशनल बॉडी है ये। सुप्रा ये मतलब सबसे टॉप की जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं सुप्रा नेशनल करके। यूएन का अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशन का, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। हर बार जो जनरल असेंबली की मीट होती है सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक दिसंबर तक चलती है। 193 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है, प्लस 2 इसके ऑब्जर्वर हैं। यूनाइटेड नेशन के इस समय सेक्रेटरी जनरल है, ये 9वें सेक्रेटरी जनरल है, अभी तक 8 हो चुके हैं। और 9वें कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल पुर्तगाल के पीएम थे पहले। तो ये अभी आप याद रखिएगा, लेटेस्ट ये अभी अभी एक साल, शायद अभी 5-6 महीने पहले ही हुए हैं, इसलिए अभी कई सारे एग्जाम में आ रहा है। तो इस समय जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है वो 9th हैं, वो 9वें हैं, ये आप याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आगे पूछ सकते हैं। ये 9th ये हैं, और इनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटरेस। ये पीएम थे पहले पुर्तगाल के। यूएन चार्टर को देखिए साइन किया गया था 26 जून 1945 को, और फाइनली इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945 को। तो यूएन चार्टर जो है वो इनफोर्स कब हुआ, वो इंप्लीमेंट कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए उस दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, और इसको यूएन ने इवन इंटरनेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर कर रखा है। ये वो अलग बात है कि कई सारे देश उस दिन छुट्टियां नहीं करते हैं। 2017 में जो यूएन डे मनाया जाएगा, जब 24 अक्टूबर 2017 आएगा, तो उसका थीम क्या होगा? फ्रीडम फर्स्ट। ये आपको पहले से बता दिया, बाद में न्यूज में आएगा। ये मैंने सब सर्च करके रखा है इसमें, और ये आपके लिए विशेष लाया हूं मैं। फिर एक और चीज होती है कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। 6 जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, और उनको याद करने की ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आज बता दे रहा हूँ। ट्रिक है SSC टी, कि जब आप SSC की तैयारी करते हो तो चाय बहुत पीते हो। तो ये ऐसी एक नॉर्मल सी ट्रिक है। 6 मेजर ऑर्गन्स जो यूएन के हैं, यूनाइटेड नेशंस को याद करने की। एस से हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल, एस से हो जाएगा सेक्रेटेरिएट, सी से हो जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, नीदरलैंड में है, उसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। फिर टी यानी कि ट्रस्टीशिप हो जाएगा। ये फॉर्मर कॉलोनीज थी, जो डिपेंडेंसीज थी, उनके लिए बनाया गया था ये, उनको। देखिए टी यानी कि ट्रस्टीशिप वाली जो है वो अबॉलिश कर दी गई। इस समय सिर्फ यूएन के 5 मेजर ऑर्गन्स हैं। ई से हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल, और ए से हो जाएगा असेंबली। तो जो 6 मतलब यूएन के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं, उसका याद करने की ट्रिक क्या है? SSC टी। और इसमें से अभी ट्रस्टीशिप वाली एबॉलिश कर दी गई है। अब इसको देखिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये असेंबली है, ये मेन डिलिबरेटिव ऑर्गन है यूएन का। कोई भी डिस्कशन होता है, जैसे सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है, वो जनरल असेंबली में चलता है, और इसमें जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं 193 सब पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, मतलब शांति बनाए रखना। ये इनकी मेन ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल की। देखिए इन मीटिंग कभी भी हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं वॉर हो जाए, तो तब ये कर सकते हैं आराम से। 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएन जनरल असेंबली में तो पूरे 193 के 93 आएंगे पूरे, और प्लस कई सारे जो एसोसिएटेड हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो भी आते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, 5 परमानेंट, जिसको कि P5 बोलते हैं। जनरली पेपर अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा रहता है P5 टर्म। कई बार P5 लिखा रहता है, कई बार P5+1 भी लिखा रहता है। ये +1 कौन है, ये आप बताइएगा कमेंट करके, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा।
तो 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। वो कौन कौन से? यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। ये तो आपको रटे होने चाहिए एकदम, ये पूछ सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। ये हर एग्जाम में, ये हर पेपर में ये रोज कहीं ना कहीं इसकी वो आती रहती है। मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और जितने भी यूएन में जैसे ये जो बात चल रही है कि रिफॉर्म होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा रिफॉर्म तो सिक्योरिटी काउंसिल में ही होना है, क्योंकि जो ये अभी जो इनका स्ट्रक्चर है, ये दो वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ था, यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम की पावर इक्वेशन को ये अभी भी दिखाता है। लेकिन आज की पावर इक्वेशन अलग है। आज चाइना आगे निकल चुका है कितना, इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी आ चुकी है। तो इंडिया और चाइना, चाइना तो है, इंडिया नहीं है उसमें, कई और भी कई सारी, ब्राजील कितना आगे निकल चुका है, इधर इंडोनेशिया कितनी, और इधर अफ्रीका से तो कोई है ही नहीं इसमें परमानेंट में। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल होना चाहिए। तो इसमें काफी सारी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी काउंसिल में। खैर वो छोड़िए, 15 मेंबर हैं टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है, जिनको की असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, वो 2 साल के लिए इलेक्ट करती है। और वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे करती है, मतलब दो अफ्रीका से ले लेगी, एशिया से ले लेंगे, यूरोप से जो बचे हुए वो ले लेंगे, ऐसे करके करते हैं। तीसरी जो ऑर्गन है मेन यूनाइटेड नेशन का, उसका नाम है इकोसॉक, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोनॉमिक और सोशल वर्क यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड करता है, ये इसके अंडर आते हैं इकोसॉक के। 54 मेंबर है इसमें, 54 मेंबर्स हैं इसमें इकोसॉक में। और भी कई सारी, अगर कोई स्पेसिफिक नीड होती है तो जनरल असेंबली कई सारी उसने स्पेशलाइज एजेंसी भी कर रखी हैं, जैसे कि एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, प्लस कई सारे प्रोग्राम भी कर रखे हैं, जैसे कि यूएनडीपी, जो कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो पब्लिश करता है। यूनिसेफ ये बच्चों से रिलेटेड है। फिर यूएनएचसीआर, ये जो, ये अभी याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। यूएनएचसीआर शायद ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड होगा या फिर माइग्रेंट से रिलेटेड होगा। तो ये इकोसॉक के अंडर आता है, ये तीसरा मेजर ऑर्गन है। चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये इसको असाइन किया गया था जॉब की, ये एडमिनिस्टर करेगा जो भी ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं या फिर जो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे क्रिएट किया गया था इसको, और इसको एबॉलिश कर दिया गया 1994 में। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इस समय डिलीट कर दिया गया, ये आप याद रख लीजिएगा इसमें। फिर पांचवा जो मेजर ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको कि वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, दुनिया का ये कोर्ट है। और इसको बोल, ये है यूएन का मेन जुडिशियल ऑर्गन। इसमें 15 जजेस होते हैं, हर कंट्रीज के डिफरेंट, मतलब ईच फ्रॉम डिफरेंट नेशन, इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। 15 जजेस होते हैं और कई सारे अलग अलग देशों से आते हैं, और उसको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये कौन से सिर्फ डिस्प्यूट ये सेटल करते हैं जो नेशंस के बीच में होते हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच में होते हैं। ये पर्सनल और इंडिविजुअल कोई भी केस नहीं लेता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी सीट है हेग में, नीदरलैंड में, और उसको ऑफिस है इसका पीस पैलेस। देखिए, पहले एक था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1922 से लेकर 1946 तक, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया परमानेंट, सॉरी, उसमें परमानेंट वर्ड हटा दिया गया, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वो बाद में बन गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई कंट्री ऐसी, कोई ऐसा देश है जो इनकी प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेना चाहता है, तो बिल्कुल ऐसा कर सकता है, उसके पास बिल्कुल ऐसा राइट है। मतलब इसका इन्फोर्स नहीं किया जा सकते हैं इनके जो डिसीजन होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अगर कंट्री ने माना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जैसे अभी चाइना ने जो फिलीपाइंस वाला एक डिसीजन आया था, वो मानने से इनकार कर दिया था। उसमें बोला था कि यूएस की डोमिनेंस है और यूएस की चाल है, ऐसा करके। लास्ट है सेक्रेटेरिएट, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो हर बार मिलते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक। इसको हेड कौन करता है? सिक्योरिटी जनरल, जिनका अभी नाम है, प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के पीएम थे पहले। और इनको ये अपॉइंट कौन करता है? ये यूएन की जो जनरल असेंबली होती है वही अपॉइंट करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली इसको अपॉइंट करती है, जो यूएन का सिक्योरिटी जनरल होता है, 5 साल के लिए होता है इलेक्ट। तो ये एंटोनियो गुटरेस ये 5 साल के लिए है, वो हो गए हैं। तो ये 6 मेजर ऑर्गन्स की हमने देख लिया पूरा डिटेल में। एक आपने देखा होगा यूएन पीस कीपिंग मिशन, जो कहीं भी दुनिया में अगर युद्ध हो जाते हैं तो कई सारी पीस कीपिंग फोर्स होती हैं, वो शांति बनाने जाती हैं, उनको भेजता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है
पीस कीपिंग मिशंस जो हमारे यहाँ से जाती हैं वो सेकंड लार्जेस्ट हैं पूरी दुनिया में। तो हम कई सारे देशों में हमारे सैनिक हैं और पीस कीपिंग वाले फोर्स में हैं। और ये यूएन जो पीस कीपिंग मिशन है ये किसके अंडर आती है, किस मेजर ऑर्गन के अंदर आती है? सेक्रेटेरिएट के। फिर एक है सासेक यानी कि साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये 2001 से चालू हुआ है। और ये इसमें सार्क के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस में। सासेक यानी कि साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि सार्क में कितने मेंबर थे? एमबीबीएस स्पेन, तो पीए हट गया उसमें और एमबीबीएस आईएन आ गया। तो बाकी इसमें जितने भी हैं वो सासेक वाले में हैं। ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप है और इसमें जो मनीला की बेस्ड है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो इसको वही देखिए मनीला, ये जो एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसी का इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। और यही जो सासेक है ये प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप है रीजनल साउथ एशिया सब रीजनल के लिए है। वही इसका भी सेक्रेटरीट है मनीला और इसका भी है एडीबी का भी। सासेक का भी है मनीला और एडीबी का भी है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसको ये शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एडीबी। ये भी बिल्कुल वर्ल्ड बैंक की तरह ही है। और इसमें भी जैसे ये जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसको ज्यादा वोटिंग शेयर मिलता है, जो ज्यादा फंड देता है उसको ज्यादा ये देते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक में जो हमेशा से वर्ल्ड बैंक का क्रिटिसिज्म भी रहा है और वैसा एशिया में भी है। हेडक्वार्टर है मनीला में और ये 1966 से चालू हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक। 67 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और सबसे ज्यादा इसका शेयर है देखिए जापान का 15.7 है। सेकंड नंबर पे इसमें यूएस है 15.6, मतलब ये एशिया में नहीं है जबकि यूएस, फिर भी वो यहाँ पे घुसा पड़ा है और वो सेकंड नंबर पे है यहाँ पे। इवन बैंक में यूएस सेकंड नंबर पे है, जबकि एशिया के लिए वो बनाया गया था पूरा, जो एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं और जो भी उनको फंडिंग देनी है एशियन कंट्रीज को उन सब के लिए। तो इसी से चाइना को दिक्कत हुई और इन्होंने बना दिया एनडीबी और एआईआईबी, वो भी हम देखेंगे। थर्ड नंबर पे हाईएस्ट है एडीबी में चाइना। फोर्थ नंबर पे इंडिया 6.4%, ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ नंबर पे और 5.8%। जैसे वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा एक अमेरिकन होता है, आईएमएफ का प्रेसिडेंट हमेशा एक यूरोपियन होता है, वैसे ही एडीबी का प्रेसिडेंट हमेशा एक जापानीज होता है, जापानी होता है हमेशा, प्रेसिडेंट इज ऑलवेज जापानीज। फिर एक ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये 35 मेंबर हैं इसमें, 1948 से चालू हुआ है। 1948 में ओईसी था और ये ओईसीडी बन गया 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसमें जितनी भी अमीर कंट्रीज हैं जिनमें की एचडीआई बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड जो इकोनॉमीज है वो सब बना के, वो सब मिला के बनाती है ओईसीडी का ग्रुप। और ये फोकस क्या करता है? डेमोक्रेसी पे और मार्केट इकोनॉमी पे ओईसीडी। फिर अभी मैंने बताया आपको जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो डोमिनेंस वाले ये रवैये से तंग आके फिर चाइना ने अपने बैंक बना लिए खुद ही, कि हम खुद ही लीडर हैं और हम अपना खुद बना सकते हैं। तो चाइना लेड एक बनी थी बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ये इंस्टीट्यूशन है और ये किस रीजन के लिए? एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। 2016 से ये स्टार्ट हुआ और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। एक है एआईआईबी, उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और एक है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, वो अभी हम देखेंगे। एआईआईबी के इस समय 50 मेंबर हैं, 37 रीजनल थे, 20 प्रोस्पेक्टिव फाउंडिंग मेंबर थे। जितने भी नॉन एशियन कंट्रीज हैं उनका जो शेयर है वो 25% रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उनको शेयर 25% ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इनिशियल कैपिटल थी इनकी $100 बिलियन, जो कि एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उसका 2/3 थी और वर्ल्ड बैंक की जितनी कैपिटल है वो उसका हाफ थी। इसमें एआईआईबी में देखिए जापान भी नहीं है, यूएस भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने उसको लिख के काटा है कि जापान, यूएस, कनाडा इज दे आर नॉट प्रेजेंट इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में है और ये 2016 से चालू हुई है। परसेंटेज देखिए एआईआईबी में भी वही है कि जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसको ज्यादा परसेंट मिला है। एनडीबी में ऐसा नहीं है, जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनी यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें सबको वोटिंग शेयर बराबर बराबर मिला है। लेकिन जो एआईआईबी वाली बैंक है उसमें चाइना का शेयर सबसे ज्यादा है 28%, सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया ने मतलब जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसी हिसाब से है। चाइना का 28 है, इंडिया का 7.5 है, रशिया का 5.93 और जर्मनी का 4.15% है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में।
फिर एक है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। ये 1964 में स्टार्ट हुई, 78 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। उसका भी वही फंडा वही है कि अफ्रीका में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ये लोग वो फाइनेंस करते हैं, लोन देते हैं, ये सब। और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिमूव पॉवर्टी, जो अफ्रीका में पॉवर्टी, गरीबी बहुत है, उनको हटाना। हेडक्वार्टर है इसका ट्यूनीशिया में। इंडिया इसका मेंबर है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का, इसलिए लिखा है यहाँ पे। एक एशियन क्लियरिंग यूनियन है, 1974 से चालू हुआ था, और ये किस लिए चालू हुआ था? मॉनिटरी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर जो पेमेंट क्लियरिंग के लिए जो सिस्टम होते हैं उनके लिए एशियन क्लियरिंग यूनियन। हेडक्वार्टर इसका तेहरान में। मेंबर्स हैं इसके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाक और श्रीलंका। तो ये इसके मेंबर्स हैं एशियन क्लियरिंग यूनियन के। फिर एक है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं बैंकॉक एग्रीमेंट भी, 1975 से चालू हुआ, और ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट था। इंडिया इसका मेंबर है, इसीलिए लिखा हुआ है नाम इसका। इंडिया इज मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। एक बार देख लीजिए, क्या पता एग्जाम में याद आ जाए आपको। फिर एक है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये जितनी भी जो साउथ, सॉरी, वो जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज थी पहले, ठीक है, सोवियत यूनियन में पहले 15 कंट्रीज थी, और उसमें से उसी की जो बची खुची कंट्रीज हैं वो उन्होंने बनाया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि सीआईएस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? देखिए, सोवियत यूनियन चला था 1922 से लेकर 1991 तक। 1991 में जब गोर्बाचोव उस टाइम के मिनिस्टर थे रशिया के, तब ये बना था, और तब ये मतलब सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। उसके बाद बनाया गया था सीआईएस की, मतलब जो जितने भी कंट्रीज अलग हुए वो अभी भी रहे। रशिया की वही कोशिश थी कि जितने कंट्रीज अभी टूट जरूर गया सोवियत यूनियन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर आस पास ही रखो। तो इन्होंने एक ग्रुप बना दिया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 9 मेंबर्स हैं इस समय, 2 एसोसिएट हैं। 9 मेंबर्स की लिस्ट दी हुई है: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बाल्टिक कंट्रीज आपने कई बार सुना होगा, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। जो बाल्टिक सी है उसके बगल में जो कंट्रीज है सराउंडिंग में, उनको बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। और वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी? इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। 3 कंट्रीज हैं बाल्टिक कंट्रीज। 3 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ यूरोप ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। तो जो ईस्ट कोस्ट में बाल्टिक सी में 3 कंट्रीज है नॉर्थ यूरोप की, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये है बाल्टिक कंट्रीज। यूएसएसआर या फिर उसको सोवियत यूनियन बोलते थे, ये अभी मैंने बताया आपको। कैपिटल थी इसकी मॉस्को। रशिया जो है अभी भी 1922 में चालू हुआ था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया के उसके बाद, और ये 1991 तक चला। 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। 15 कंट्रीज थी, ये आप ऐसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी पूछ सकते हैं, क्या पता। सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थी, कौन कौन सी? रशिया उनको लीड करता था। उस टाइम बहुत सारी चीजें चलती थी, जैसे कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स चलती थी कि वेस्टर्न ब्लॉक को यूएस लीड करता था और ईस्टर्न ब्लॉक को रशिया लीड करता था। दोनों के जो आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, रशिया बोलता था कि हमको कम्युनिज्म की तरफ जाना है, सोशलिज्म की तरफ जाना है। जो यूएस में थे वहां पे लिबरल इकोनॉमी थी, मार्केट इकोनॉमी थी, कैपिटलिज्म की तरफ हो जाते थे। उसीलिए वो बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती थी, इसीलिए दोनों ने अलग अलग इवन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखे थे। जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने नाटो बना दिया, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने वार्सा पैक्ट बना दिया। तो ये काफी दिनों तक चला है। ये फाइनली कोल्ड वॉर खत्म हुआ जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। 15 कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है, देखिए, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, इस्तोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। फिर एक है एशियन मॉनिटरी यूनिट। ये क्या है? इट इज अ बास्केट ऑफ करेंसी फॉर आसियान कंट्रीज प्लस 6 कंट्रीज, यानी कि जो आरसीईपी के मेंबर्स हैं, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप थी जिसको चाइना लीड कर रहा है। मैं बता चुका हूं आपको, इसमें 16 मेंबर्स होंगे, 10 आसियान के और प्लस 6 और। जो ईस्ट एशिया समिट वाले मेंबर थे उसमें से आपको यूएस और रशिया के हटा देने। तो ये एक मॉनिटरी यूनिट है, एशियन मॉनिटरी यूनिट है। इट इज अ बास्केट ऑफ करेंसी। फिर एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसने अभी 2017 में, अभी अभी भी आप न्यूज में आ रही है, फरवरी में भी आया था कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक अपनी पहली ब्रांच अहमदाबाद गुजरात में खोलने जा रहा है। और ये जो ब्रांच होगी, जो बैंक होगी, ये शरिया बैंकिंग पे बेस्ड होगी। शरिया बैंकिंग का मैंने पढ़ा था, काफी बड़ा है वो, इतना आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो जाएगा। एक बस वर्ड याद रख लीजिए, शरिया बैंकिंग
किस पे बेसिस होती है? ये इंटरेस्ट फ्री होती है सभी के लिए, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कस्टमर हो। मतलब अगर कस्टमर अपना पैसा रखेगा तो वो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और बैंक अपना लोन देगी गरीबों को तो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है सरिया बैंकिंग का, जो पूरा मैंने काफी देर तक पढ़ा, उसमें जो बेसिक चीज वो ये है। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक अपनी पहली ब्रांच इंडिया में खोलने वाली है, और वो कहाँ पे खोलेगी? गुजरात के अहमदाबाद में। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा। हेडक्वार्टर है इसका जेद्दा में, साउथ अफ्रीका में, और इन 1975 से है ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। 56 मेंबर है इसके, 56। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो मैं बात कर रहा था अभी आपको, जैसे चाइना ने अपना लीड करते हुए AIIB बना लिया था, वैसे ही चाइना की इसमें भी लीडरशिप ही है, क्योंकि जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में ही स्टैब्लिश हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक को बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। इसमें देखिए AIIB में जैसे वोटिंग शेयर सबसे ज्यादा चाइना का था, सेकंड नंबर पे इंडिया का था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वोटिंग पावर सभी मेंबर्स की बराबर बराबर रहेगी, 20-20%। और इसका हेडक्वार्टर होगा शंघाई में। तो ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी। पहला इसका रीजनल ऑफिस जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में खोला गया जुलाई 2015 में। प्रेसिडेंट होगा जो ये अभी इस समय जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, वो है KV कामत। ये एक इंडियन है, इसीलिए इनका नाम लिखा हुआ है। इनिशियली जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक की, वो थी $50 बिलियन। और ये देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ और मेन पॉइंट लिखे हैं। इक्वल वोटिंग पावर है सभी की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की। और ये वीटो पावर नहीं है इसमें किसी की भी। एक इसमें कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी है। उसको उसका बेसिक पर्पज है IMF की तरह, मतलब जैसे IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से डील करने के लिए करता है, वैसे ही कंटिजेंसी जो रिजर्व अरेंजमेंट होगा वो भी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के, अगर कोई उससे क्राइसिस होगी उससे रिलेटेड, तो उसको डील करने के लिए बनाया गया है। तो CRA यानी कि कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, इट इज सिमिलर टू IMF। और ये NDB बनाया गया है प्राइमरली जो इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं ये ब्रिक्स कंट्रीज में, उनको फंडिंग करने के लिए, उनको लेंड करने के लिए, उनको उधार देने के लिए। प्रोजेक्ट लोन को ये देगा। देखिए अब एक है AIIB और एक है NDB। ये भी दो मेजर जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अभी 2-3 सालों में के अंदर आए हैं। दोनों के हेडक्वार्टर कई बार पूछे जा रहे हैं, UPSC में भी पूछा गया था जैसे NDB का हेडक्वार्टर। तो दोनों को याद करने की ट्रिक एक मैंने बनाई है। देखिए AIIB A से चालू है और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, तो A के बाद क्या आता है? B। तो इससे आप याद कर लेंगे। NDB यानी कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, उसको N से याद रखिए कि यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो। और उसका हेडक्वार्टर क्या है? S। तो N के बाद आता है S, MNOPQRS। A के बाद आता है B, N के बाद आता है S। तो आप ऐसे हेडक्वार्टर याद रखिए। AIIB का हेडक्वार्टर क्या होगा? बीजिंग। और N यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या होगा? शंघाई। तो ये हो गया NDB और बाकी सब। आगे चलते हैं। साउथ एशिया ग्रोथ ग्रोथ क्वाड्रेंगल किसको बोलते हैं? BBIN को, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये 1997 में स्टार्ट हुआ था। देखिए ये ऐसे ही मुझे, मैं देख रहा था बहुत सारा ढूंढ रहा था तो उसमें ये भी टर्म दिख गया। ये पूछ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा गया है, बिल्कुल आगे पूछेंगे ये। साउथ एशिया ऐसे करके पूछ लेंगे कि विच ऑफ द कंट्रीज आर मेंबर ऑफ साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल। तो ये 4 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। BBIN ये इसके मेंबर हैं। फिर एक मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है। दो बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं, मेकोंग भी बहुत बड़ी रिवर है और ये गंगा भी बहुत बड़ी रिवर है। देखिए मेकोंग रिवर, ये आपको याद रखना है, 6 कंट्री से पास होती है, चाइना से, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, वियतनाम से। लेकिन जो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन बनाया गया है उसमें चाइना नहीं है। और उसको याद करने की ट्रिक देखिए, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन ये UPSC में भी आ चुका है एक बार, 2010 में स्टार्ट हुआ था ये। और ये कहाँ पे? वियंतियान में स्टार्ट हुआ था, और 6 मेंबर्स हैं इसके। और 6 को याद करने की ट्रिक क्या है? लिम्का टीवी। लिम्का पियोर टीवी देखो क्रिकेट खेलते टाइम या क्रिकेट देखते टाइम। लिम्का टीवी याद रखिए। देखिए L से हो जाएगा लाओस, I से हो जाएगा इंडिया, इंडिया इसका मेंबर है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का। M से हो जाएगा म्यांमार, और CA से हो जाएगा कंबोडिया, और TV यानी कि थाईलैंड और वियतनाम। तो 6 मेंबर हैं इसके मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के। इसका चाइना मेंबर नहीं है, 2010 में चालू हुआ है वियंतियान में। और मेकोंग जो रिवर है वो चाइना से पास होती है, लेकिन मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में चाइना नहीं है। इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है मेकोंग रिवर कहाँ कहाँ से पास होती है। यही सब, इसी से क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं, इसीलिए आप इसको रट डालिए जो मैंने इसमें बताया है। इस वीडियो को 4-5 बार देख लीजिएगा कि अपना
ये जितना भी है आपको, ये सब एग्जाम से पहले रिवीजन टाइप का इसको वीडियो इसको रखिएगा कि ये जरूर आप देख के जाइएगा। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। चलिए फिर अभी ये जो एक मेजर जो ये पार्टनरशिप हो रही थी उनको मैंने एक जगह लिख दिया है सब कुछ। जैसे टीपीपी, इसको यूएस लीड कर रहा था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हम डिस्कस कर चुके हैं, 12 मेंबर्स हैं इसमें, यूएस ने खुद ही विड्रॉ कर लिया है। दूसरी है टीटीआईपी, जिसको कि ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये ईयू और यूएस के बीच में, तो ये याद रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। आरसीपी, जिसको चाइना लीड करेगा, 16 मेंबर्स हैं, आसियान कंट्री प्लस 6। अभी ट्रिक बताई थी मैंने, ईस्ट एशिया की जो 18 कंट्रीज हैं उसमें से आप यूएस और रशिया को निकाल दो तो हो जाएंगे मेंबर्स आरसीईपी के। देखिए G20 दो ग्रुपिंग्स हैं, एक है डेवलपिंग कंट्रीज की और एक है मेजर इकोनॉमीज की। पहली बात तो ये कि इंडिया दोनों का मेंबर है, और दूसरी बात ये कि जो G20 डेवलपिंग ग्रुप ये कंट्रीज है, ये फिर G21 बन गया, एक और मेंबर आ गया, G22 बन गया, G23 बन गया। 2003 में स्टार्ट हुआ था ये, इंडिया इसका मेंबर है, और ये G20 डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर है मेक्सिको में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लिख दिया है क्योंकि पूछ सकते हैं ऐसे कभी। एक G20 जिसकी समिट होती रहती है हर बार, मेजर इकोनॉमीज हैं जो वर्ल्ड की, जो जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना, रशिया, सब कुछ सब उसमें आती हैं। वो जो मेजर हर बार होती है, जिसकी समिट 19 कंट्री है उसमें, प्लस ईयू भी 28 यूरोपियन कंट्रीज को इसमें रिप्रेजेंट करता है। यू को रिप्रेजेंट कौन करता है? यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। G20 जो मेन जो मेजर इकोनॉमीज वाला ग्रुप है वो 1999 से चालू हुआ था। और 12वीं G20 देखिए, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, हाँ 12वीं G20 समिट हुई अभी होने वाली है। ये लेटेस्ट शायद अभी मार्च अप्रैल में होगी कहीं। G20 समिट जो अभी होने वाली है वो हैम्बर्ग में होने वाली है, जर्मनी में। और 11वीं जो पिछली बार हुई थी 2016 में, वो हुई थी चाइना में, हांगजाओ में। ये दोनों इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये अभी लेटेस्ट हुई है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 11वीं G20 समिट कहाँ हुई थी? हांगजाओ, चाइना में। 12वीं अभी होने वाली वो हैम्बर्ग, जर्मनी में होने वाली है। फिर G7 आपने ग्रुप जरूर सुना होगा। देखिए G7 पहले क्या था? 8 था, G8 था, फिर रशिया को निकाल दिया था इन लोगों ने, यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके, तो अब ये बचा G7। जब रशिया ने यूक्रेन का वो जो क्रीमिया वाला एरिया कैप्चर कर लिया था तो रशिया को निकाल दिया था। अब इसमें 7 कंट्रीज हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें चाइना नहीं है जो मेजर इकोनॉमीज की लिस्ट में, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है नो चाइना इन G7। इनको याद करने की ट्रिक है गुजू एफसीआई, आपको याद रखना है गुजू एफसीआई। और प्लस इसमें यू भी है। गुजू मतलब जर्मनी, यूके, जापान, यूएसए। अब यहाँ पे यूएई नहीं आएगा क्योंकि ये मेजर इकोनॉमीज की बात हो रही है पूरी दुनिया की। और एफसीआई यानी कि फ्रांस, कनाडा और इटली, और यहाँ पे चाइना नहीं है, सी मतलब कनाडा है, यहाँ पे चाइना नहीं है। तो G7 ग्रुप में चाइना नहीं है। 42nd G7 की समिट हुई थी जापान में, शीमा करके जगह है। और 43rd जो अभी होने वाली है वो इटली में होगी, टाओर मीना सिसिली आइलैंड में होगी कहीं। मर्कोसुर एक ग्रुप है, ये लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में मार्केट है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए अभी तक इसमें 5 मेंबर थे, अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला और पैराग्वे और उरुग्वे। लेकिन इसको अभी एक ये जो वेनेजुएला है उसको सस्पेंड कर दिया गया है दिसंबर 2016 में, तो अब इसमें बचे हैं सिर्फ 4 मेंबर मर्कोसुर में। और इन चारों को याद करने की ट्रिक है बापू। बापू याद रखिए कि बापू मर्कोसुर में है। बापू यानी कि ब्राजील, अर्जेंटीना और अर्जेंटीना, और ये पी से हो जाएगा पैराग्वे, यू से उरुग्वे। अगर मान लीजिए वेनेजुएला की मेंबर फिर से ये वापस दे दी जाए तो इसका ट्रिक बदल जाएगी, तब इसका हो जाएगा एबीवीपी यूनियन। एबीवीपी जो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ग्रुप है करके, ये कई बार न्यूज में रहते हैं, अभी भी जैसे रामजस कॉलेज में भी न्यूज में है। एबीवीपी आपने सुना जरूर होगा न्यूज में। तो एबीवीपी यूनियन ये आप याद रखिएगा, मर्कोसुर के अगर वेनेजुएला इन केस वापस आ जाए तो एबीवीपी यूनियन यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, पराग्वे, और यू यूनियन से हो जाएगा यू से उरुग्वे। तो ये सिंप्लीफाई करके बनाया हुआ है मर्कोसुर। बापू याद रखिएगा इसमें आपको, अभी बापू है। ओपेक कंट्रीज है, ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, 13 मेंबर है इसमें। 1960 में इसमें इसको फाउंड किया गया था बगदाद में। और ये पहले इसमें 5 मेंबर थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। देखिए इसमें इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है, अभी थोड़े दिन पहले इसने ज्वाइन कर दिया और फिर उसमें हट हट भी गया। तो इसीलिए ये मैंने ट्रिक बना के रखी है इसमें भी ऐसे।
13 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है, ग्वावा, कील, स्किनी, ये 3 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। जी से हो जाएगा गैबॉन, यू से यूएई, यहाँ पे देखिए यू से यूएई होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ओपेक कंट्री जो गल्फ के आसपास, अरब के आसपास एरिया की बात हो रही है। गोवा यानी कि गैबॉन, यूएई, अल्जीरिया, वेनेजुएला, अंगोला, ये हो गया गोवा, अमरूद। कील हो गया यानी कि QEIL यानी कि कतर, इक्वाडोर, ईरान, लीबिया। स्किन अभी सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक और नाइजीरिया। ये एक दो बार आप देखेंगे तो आपको रट जाएगी। अगर मान लीजिए अभी इंडोनेशिया वापस भी आ जाए तो ये स्किन ही कर दीजिएगा यहाँ पे। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक गुआवा कील स्किन है, और जब ये इंडोनेशिया वापस आ जाएगा तो गुआवा कील स्किन ही हो जाएगी। इसीलिए उसको मैंने बना के काटा है। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में, और ये ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनानिमिटी और वन मेंबर वन वोट, एक मेंबर के पास एक वोट के प्रिंसिपल में। जितना भी दुनिया भर में पेट्रोलियम का जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, रेट है, वो सब ये ओपेक कंट्रीज ही कंट्रोल करते हैं। एक देखिए इसमें और चीज देख सकते हैं कि ओपेक में साउथ अमेरिका से 2 कंट्रीज हैं, एक है वेनेजुएला और एक है इक्वाडोर। ये क्वेश्चन अभी मैंने मेगा क्विज में भी पूछा था। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक तरह से सिक्योरिटी और मिलिट्री ग्रुप है। इसको बोलते हैं एससीओ या फिर शंघाई पैक्ट भी बोलते हैं। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इसको बनाया गया था। शंघाई 5 तब बनाया था, शंघाई में ये स्टार्ट हुआ था। वैसे भी ग्रुप से नाम ही लग रहा है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले शंघाई 5 5 मेंबर थे इसमें, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने इसमें 2001 में इसको ज्वाइन किया। पहले मतलब ये शंघाई 5 बनाया गया था 1999 में, फिर इसको सॉरी 1996 में बनाया गया था शंघाई 5। फिर इसको उज्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन कर लिया, और 2017 में अभी इस साल इंडिया और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, शंघाई जरूर है लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। इसीलिए मैंने इसमें नोट करके लिखा हुआ है ये। इसका हेडक्वार्टर आप ऐसा मत समझिएगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो शंघाई में ही हेडक्वार्टर होगा, उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। याद करने की ट्रिक है इसमें, 8 कंट्रीज होने वाली हैं जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आ जाएंगी, तब हो जाएगी इसकी ट्रिक। ट्रक केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है, तो की परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालनी है आपको ट्रक की। के से हो जाएगा कजाक किर्गिस्तान, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, आई से इंडिया। ट्रक में अगर आप देखें तो टी से हो जाएगा तजिकिस्तान, आर से हो जाएगा रशिया, यू से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, सी से हो जाएगा चाइना, और के से हो जाएगा कजाकिस्तान। अगर मान लीजिए अभी इंडिया और पाक नहीं है तो अभी अगर पूछा जाएगा किसी एग्जाम में तो सिर्फ TRU डबल के हो जाएगा, यानी कि तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, चलिए आगे चलते हैं। नाटो, अभी मैंने बताया था आपको जो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स चल रही थी कि वेस्ट ने अपना अलग बना लिया था ये मिलिट्री ग्रुप नाटो, और ईस्ट ने बना दिया था वार्सा पैक्ट। लेकिन नाटो 1949 में बनाया गया था, इसमें 28 मेंबर हैं इस समय। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में, बेल्जियम में, और इसको अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है अल्बेनिया ने और क्रोएशिया ने। 2009-10 में ज्वाइन किया है, लेकिन लेटेस्ट इसमें नाटो में जो मेंबर है अल्बेनिया और क्रोएशिया। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है ये। नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट अभी मैंने लिखा है। देखिए नाटो में क्या है, ये कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, ये अपना सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। ये इनको करता है लीड यूएस, इनको करता है लीड रशिया। दोनों कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी तभी के दोनों ग्रुप हैं। वार्सा पैक्ट को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन नाटो ने अभी तक खत्म नहीं किया। नाटो अभी भी चल रहा है। नाटो का कई जगह एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, अभी जैसे रशिया जो सीरिया में चल रहा है उसमें भी नाटो काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। वार्सा पैक्ट बनाया गया था 1955 में। 1991 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। रशिया ने इसको लीड किया था, हेडक्वार्टर था मॉस्को। मेंबर जानने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी डिसमिस हो चुका है वार्सा पैक्ट। सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपने जरूर सुना होगा, एक टर्म है, उसमें पीएम मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले ट्रिप भी की थी। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 5 कंट्रीज होती हैं जिनको कि सेंट्रल एशिया बोला जाता है। इन 5 कंट्रीज के कॉम्बिनेशन को सेंट्रल एशिया बोला जाता है। इनको याद करने की ट्रिक है T2 UK²। इतना याद कर लिया। देखिए T2 क्या हो जाएगा? तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। यू से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, के से हो जाएगा किर्गिस्तान, और के से हो जाएगा कजाकिस्तान। जितने भी तान तान है पाकिस्तान को छोड़ के, ज्यादातर सब इसमें सेंट्रल एशिया में है।
एक तरह से ये भी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी ज्ञान फ्रॉम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चलिए और इसमें देख लेते हैं, ये भी आपने अभी जैसे देखा होगा, एक कुछ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम भी होते हैं, एनएसजी का नाम आपने सुना होगा। इंडिया मेंबरशिप के लिए बहुत दिनों से परेशान है और चाइना लेने नहीं दे रहा है। उसके लिए पीएम मोदी ने कितना सब मेहनत की और चाइना अभी भी अड़ंगा लगा रहा है कि नहीं कुछ टेक्निकल गलती है, तो ये सब आपने जरूर सुना होगा। चार मेजर ग्रुप हैं, चार मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। एक है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो कि पूरा ग्लोबल में न्यूक्लियर कॉमर्स को ये कंट्रोल करता है। उसमें 48 मेंबर हैं, इंडिया भी हो जाता तो 49 हो जाते। दूसरा एमटीसीआर, ये है जितने भी पूरी दुनिया में जो वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन के, ये मिसाइल्स हैं, जो अनमैन डिलीवरी सिस्टम है, उनको ये नॉन प्रोलिफरेशन को ये काम करता है। मतलब ये प्रोलिफरेशन को रोकता है। उनका जो बढ़ ये प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि कई सारे ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं, मतलब नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको प्रोलिफरेशन को रोकता है। इसमें मेंबर है 35। इसमें इंडिया मेंबर हो चुका है अब। इंडिया को मिला के हो गया 35 मेंबर। फिर तीसरा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आपने सुना होगा, ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए है। इसमें 42 मेंबर हैं। और चौथा है वसेनार ग्रुप, ये जो आर्मामेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ये 41 मेंबर हैं। एमटीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल जिम। ये चारों आप याद कर लीजिए, ये आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। एनएसजी, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किसके लिए? केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए। वासेनार किसके लिए? आर्मामेंट को रोकने के लिए। एमटीसीआर मिसाइल को रोकने के लिए। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये न्यूक्लियर कॉमर्स को मेंटेन करता है। और न्यूक्लियर मतलब बम ना बना दे कोई, न्यूक्लियर जैसे नॉर्थ कोरिया के पास कैसे पहुंच गया, न्यूक्लियर का कोई टेक्नोलॉजी ना पहुंच पाए किसी गलत कंट्री के पास, जैसे नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये सब। तो इन लोगों के लिए कंट्रोल करने के लिए है ये एनएसजी। इंडिया अपनी तरफ से एनएसजी का मेंबरशिप के लिए दावा कर रहा है, उधर चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है चाइना। इंडिया का लेकिन न्यूक्लियर रिकॉर्ड काफी एकदम क्लियर है और फेयर है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिकॉर्ड इतना क्लियर नहीं, क्योंकि वहां का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, अयूब खान करके था कोई, शायद पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट था, उसने जो न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी वो नॉर्थ कोरिया को भेज दी थी, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो और भी कई सारी चीजें हैं। तो इंडिया ने आज तक मतलब कोई भी ऐसा ना, वो इंडिया न्यूक्लियर अब टेस्ट करता है कभी 1998 के बाद। और जितनी भी जैसे वो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको इंडिया पूरी तरह से फॉलो करता है। तो ये सब अब इंडिया के अपने आर्गुमेंट हैं। एनएसजी में मेंबरशिप नहीं मिल पा रही है अभी भी। एमटीसीआर मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इसमें इंडिया को मेंबर मिल गई है। और इसमें कोई भी एमटीसीआर का मेंबर ये प्रोलिफरेशन से रोकते हैं, और ये सिर्फ 500 किलोग्राम और 300 किलोमीटर रेंज तक ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा के जो वेपन्स हैं, मिसाइल और ये सब, इनको बनाने से रोका जाता है। 35 कंट्री मेंबर हैं इसमें। इनफॉर्मल होता है, वॉलेंट्री पार्टनरशिप है, ऐसा कोई इसमें बाइंडिंग नहीं होते हैं कुछ भी। और इसका बेसिक पर्पज है टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड यूएवी technology capable of carrying above 500 kg payload for more than 300 किलोमीटर। 500 kg के पेलोड के और 300 किलोमीटर की रेंज से, इनसे ज्यादा जो वेपन मिसाइल बनते हैं उनको, उनके प्रोलिफरेशन को रोकना है, उनको बनने से रोकना है, कम से कम बने वो। एमटीसीआर स्टार्ट हुई थी 1987 में। इंडिया इसका मेंबर है 2016 जून से। ये आप याद रख लीजिएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसको 1985 में बनाया गया था। 1985 में सार्क भी बनाया गया था। और इसने ये बनाया किस लिए गया था कि जब इराक ने केमिकल वेपन यूज कर लिया गया था 1984 में, तो इसको रोकने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बना दिया गया, कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बना दिया गया। 42 मेंबर है इस समय। एनएसजी क्या है ये? देखिए, एनएसजी भी किसी के रिस्पॉन्स में बनाया गया था। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1974 में, जो पहला इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट था पोखरण में, और 1974 में था। दूसरा 1998 में था, अटल बिहारी के टाइम पे। पहला था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो उसी के रिस्पॉन्स में एनएसजी बना दिया गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये एक ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज का,
जो कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नहीं, उसके लिए एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, मटेरियल के एक्सपोर्ट को, इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को, टेक्नोलॉजी को, मतलब ये सब कुछ रोक लेते हैं। जितने भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे एनएसजी में 48 कंट्रीज है, वहीं पे न्यूक्लियर का स्टॉक भी है, वहीं के न्यूक्लियर के रिजर्व भी हैं, उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी भी है, उन्हीं के पास इक्विपमेंट भी है। तो ये कहते हैं कि जिसने एनपीटी की साइन करी हुई है, एनपीटी जो एक ट्रीटी है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसी को हम बनाएंगे एनएसजी का मेंबर। और फिर ये पहले से मतलब पूरा देख लेंगे, तभी हम उसको बनाएंगे, और ये एक्सपोर्ट रोक देंगे। मतलब कोई भी नहीं है ऐसे, जैसे नॉर्थ कोरिया ने अभी बना लिया है हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ऐसे देशों को दूर रखना, यही इसका मेन पर्पज है। तो ये न्यूक्लियर सप्लाई को, न्यूक्लियर कॉमर्स को ये ग्लोबली कंट्रोल करता है। 48 मेंबर्स हैं इसके। हसीनार, तो ये आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया किस लिए बनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वो इराक ने जब 1984 में केमिकल वेपन यूज कर लिया था। और एनएसजी किस लिए बनाया गया, 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। फिर एक वसेना, अरे यार ये वसेनार एग्रीमेंट है, ये किस लिए है, ये एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये आर्मामेंट से रिलेटेड है, ये आर्मामेंट को, ये एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है वसेनार एग्रीमेंट। चार मेजर एक्सपोर्ट रिजीम है, आप याद कर लीजिए फिर से एक बार समराइज। एक है एनएसजी जिसके कि 48 मेंबर्स हैं, और ये न्यूक्लियर जितना भी कॉमर्स होता है उसको ग्लोबली कंट्रोल करता है, और ये न्यूक्लियर वेपन्स को ये बनने से रोकता है, उसके लिए एक्सपोर्ट रोक देता है, ये मटेरियल का, इक्विपमेंट का, टेक्नोलॉजी का। इंडिया को अभी तक इसमें मेंबरशिप नहीं मिली, और ये बना के देता 1974 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के रिस्पांस में। दूसरा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, वो किस लिए बना था 1984 में, इराक ने जो कर दिया था केमिकल अटैक, उसके रिस्पांस में। और उसमें कितने मेंबर्स हैं इस समय, ये देख लेते हैं, मैं भूल गया। ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में 42 मेंबर्स हैं, और ये करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को कंट्रोल। वसेनार ग्रुप ये आर्मामेंट को कंट्रोल करता है, और इसमें 41 मेंबर हैं। और एमटीसीआर जो ग्रुप है, मिसाइल टेक्नोलॉजी को, और जो 300 किलोमीटर रेंज और 500 ये केजी से ज्यादा नहीं बनने चाहिए, उसी को नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब बढ़ने से रोकता है वो। ये चारों आप याद रख लीजिएगा। ये बहुत इधर उधर से ढूंढ के लाया हूं मैं आपके लिए, तो इसमें एकदम से रट डालिएगा इसमें। मुझे लगता है शायद ब्रिक्स इसमें मिस हो गया है, बस बाकी तो सब है इसमें। ब्रिक्स भी मैं कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, नॉन अलाइन मूवमेंट अगर आप देखें, ये नॉन अलाइन मूवमेंट तो ये अब इसकी ये काफी पुराना है। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। उस टाइम देखिए जब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी, तो एक जो ग्रुप थे, एक नंबर ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, वो सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे। एक नंबर ऑफ कंट्रीज था, वो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे थे। तो ये लोग एक नया है, और इन्होंने बोला कि कोई भी हम मेजर पावर ब्लॉक की तरफ नहीं जाएंगे, ना वेस्टर्न लेड बाय यूएसए की तरफ, और ना ईस्टर्न लेड बाय रशिया की तरफ। हम अपना अलग लाइन, नॉन अलाइन रहेंगे, और अपने नेशन को, अपनी सोवरेनिटी को, और अपनी जो स्पेशलिटी को, उसको मेंटेन करेंगे। हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे जिसमें हमारी पर्टिकुलर कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी जिसमें हमारा फ्यूचर होगा, जिसमें हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा फायदा होगा, हमारे इंटरेस्ट होंगे, हम वो करेंगे काम, कि जिससे हमको रशिया से फायदा होगा वो हम रशिया से लेंगे, जब हमको यूएस की जरूरत होगी तो यूएस से करेंगे। तो हम अलाइन नहीं करेंगे किसी से भी। अलाइनमेंट का वही हो गया कि मतलब अगर आपके ऊपर, एक के ऊपर अटैक हो गया, तो बाकी सब मिलके भी वो उस पे हमला कर दें। तो नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बेलग्रेड में 1961 में, 1961 में चालू हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट। 5 इसके फाउंडिंग जो मेंबर हैं, उनकी ट्रिक क्या है, आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आईजीआई, ऐसे करके आप याद कर लीजिए कुछ भी। ये ट्रिकें ऐसी बनानी चाहिए जो आपको जनरली याद हो जाए, और जनरली कॉमन यूज में भी हो। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था नैम का। इसके फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू थे इसके मेंबर। फिर था जी से हो गया घाना, इसके भी फर्स्ट प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुमा थे इसके ये मेंबर, फाउंडिंग मेंबर। फिर आई यानी कि इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट सुकार्नो भी थे इसके। और ये यानी कि यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे जोसेफ जोसेफ ब्रोज टीटो, ये भी इसके मेंबर थे नैम के। और फिर फाइनली ई यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट गमल अब्दुल नसीर। तो 5 फाउंडिंग मेंबर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के, आप याद रखिएगा आईजीआई ये। हवाना डिक्लेरेशन 1979, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट से रिलेटेड है।
इसमें ये था कि जो ये एक स्ट्रगल, ये इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई, नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई, रेशियलिज्म के खिलाफ लड़ाई। तो यही सब इसके प्रिंसिपल है नॉन अलाइन मूवमेंट के, कि इम्पीरियलिज्म के खिलाफ काम करेंगे हम, कॉल अब किसी कंट्री को फिर से कॉलोनाइज नहीं होने देंगे, जो नियो कॉलोनिज्म उभर रहा है उसके खिलाफ काम करेंगे, रेसिज्म के खिलाफ काम करेंगे। नैम में इस समय 120 मेंबर है, 15 ऑब्जर्वर हैं। 17वीं नैम की समिट हुई थी वेनेजुएला के मार्गरीटा आइलैंड में, और उसमें अभी तक जो इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से पीएम ही जाते थे, एक बार बस पीएम नहीं गए थे 1979 के आसपास, जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, और दूसरी बार अब नहीं गए, पीएम मोदी जी नहीं गए थे। और इस बार इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने, श्री हामिद अंसारी जी ने। तो नैम देखिए स्टार्ट तो हुआ था, अफ्रो एशिया ग्रुपिंग थी, क्योंकि ज्यादातर जो कंट्रीज अफ्रीका की और एशिया की, वो सब एक एक समय पे किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री की कॉलोनी थी, चाहे वो पोर्तुगीज की कॉलोनी हो, चाहे डच की हो, चाहे वो स्पेनिश कॉलोनी हो, या फिर ब्रिटिश कॉलोनी हो, कोई ना कोई कॉलोनी थी। इसीलिए अफ्रो एशिया ग्रुप था ये, यानी कि अफ्रीका और एशिया की कॉलोनीज ने अपने में ग्रुप बनाया था ये, और फिर धीरे धीरे इसको एक्सटेंड कर दिया गया लेटिन अमेरिका कंट्रीज भी, इसीलिए वेनेजुएला भी इसमें है। पंचशील सिद्धांत, ये भी मैंने इसमें लिख दिया है, ये इसके लिए एक ट्रिक मैंने बना दी इसलिए लिखा है इसमें, ये आप मेंस की राइटिंग में लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 1954 में जब हिंदी चीनी भाई भाई और ये जवाहरलाल नेहरू अ, उस टाइम पे चाइना पे काफी फोकस कर रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे नारे चल रहे थे, और 1954 में फिर एक पंचशील का सिद्धांत आया था, उसका मतलब पांच, उसमें ये ऐसी बातें कही गई थी जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, अगर कॉर्डियल रिलेशन रखने हैं, तो उसके लिए अपनाना चाहिए पंचशील का सिद्धांत। देखिए पहला था इसमें म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दूसरा था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स, मतलब कोई भी आपस में इंटरफेयर मत करो, कोई भी एक दूसरे पे एग्रेशन मत करो, अटैक मत करो। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेंटी, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन, इक्वल इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, आपस में कोऑपरेट करो। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आप भी रहो हम भी रहें, ये वाला। अब देखिए इसमें कीवर्ड पकड़ लीजिए, एक है एग्रेशन, एक है इंटरफेरेंस, और एक है रिस्पेक्ट, एक है इक्वलिटी, एक है कोऑपरेशन, और एक है कोएग्जिस्टेंस। 6 कीवर्ड पकड़ लीजिए, और 6 की ट्रिक है AIR ECC। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, ECC। देखिए एग्रेशन अगर आपको लिखना है पंसिल में, तो ये म्यूचुअल नॉन एग्रेशन ही होगा ये। अब म्यूचुअल इतना मतलब आप एक बार देख लेंगे तो वहां पे याद आ जाएगा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, फिर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा इससे, फिर इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन हो जाएगा, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें आपको पंचशील ये होगा सिद्धांत इंडिया और चाइना के बीच में। फिर ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूएन के जो आपको याद रखने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और मेंस में भी। देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं, वो किसी भी कंट्री पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। 193 जो मेंबर कंट्रीज हैं उन पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। फिर एक है यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, जिसको कि रिजोल्यूशन नंबर 377, 377A भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यूएनएससी ने किसी भी चीज को करने के लिए, कोई भी अगर उसको एक्शन लेने, कुछ यूएनएससी को काम दिया गया, कुछ टास्क दिया गया, और उसको करने में यूएनएससी फेल हो जाता है, तो उसको असेंबली उस पे एक्शन लेगी। और इसमें यह है कि इसमें वीटो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो नहीं दे सकते हैं। तो ये यूनाइटिंग फॉर पीस एक रिजोल्यूशन है 377A। इसमें असेंबली, यूएन की जो जनरल असेंबली है वो इसमें एक्शन ले सकती है अगर यूएनएससी फेल हो गया है। पहली बार यूज किया गया था सुएज क्राइसिस हुई थी जब। यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन, इसको बोलते हैं एकेसॉन प्लान भी बोलते हैं इसको, तो ये याद रख लीजिए, क्या पता कभी आ जाए एग्जाम में। यूएनएससी केवल ऐसी यूएन की एजेंसी है जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशन अपने मेंबर स्टेट पे इशू करती है। मतलब यूएन जो एस सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिजोल्यूशन होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। वो जो इसके रेजोल्यूशन होते हैं वो ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन पे बाइंडिंग होते हैं। फिर आईसीजे मैंने बताया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो हेग नीदरलैंड में है। इसमें डुअल जुरिस्डिक्शन होता है, लीगल प्लस एडवाइजरी। केवल स्टेट या कंट्री इसमें अप्लाई कर सकती है, इंडिविजुअल में आपस में कोई ऐसा जो डिस्प्यूट होते हैं वो इसमें सॉल्व नहीं किए जाते हैं। और ये आईसीजे यानी कि ये सिर्फ डील कब करता है, जब जो स्टेट हैं वो इसका ज्यूरिसडिक्शन मानते हैं।
तब ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है। और यूएनएससी को इसलिए अथोराइज किया गया है कि जो इसके डिसीजन होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर वर्ल्ड जो कोर्ट होता है, उसको इन्फोर्स किया जा सके, लेकिन इसको वीटो भी कर सकते हैं जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यूएसए इसका मेंबर नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और इसके जो डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर ओपिनियन होते हैं, उसको केस बाय केस स्टडी करता है यूएसए। यूएन क्या है, अब ये देखो जो मैंने बताया था शुरू में कि कुछ स्पेशलाइज एजेंसी हैं, कुछ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो मैंने लिखा हुआ है। यूएन की 15 स्पेशलाइज एजेंसी हैं, जैसे कि एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, फिर वर्ल्ड बैंक, और भी कई सारी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सीटीबीटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओपीसीडब्ल्यू, सेक्रेटरीट ऑफ कन्वेंशन यानी कि यूएनसीसीडी, ये किससे रिलेटेड है, कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्योटो, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस गैसेज, ये सब इसके अंडर आती हैं। अब इसमें देखिए, मैंने पूरा समराइज करके लिखा है कि इंडिया किस किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन, यूएन का इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। G4 का भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। G4 ये कॉफी ग्रुप होता है, ये जो चारों लोग आपस में एक दूसरे की मेंबरशिप को ये करते हैं कि इन चारों को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर में आना चाहिए। G4 में जैसे इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, और ये कंट्री और है कॉफी क्लब में, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, एक और है, चलिए अभी देख लेंगे उसको। और इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ G77, और हाँ, जापान, 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 इंडिया और जर्मनी और ब्राजील, ये चार ग्रुप हैं, चार लोग हैं, इस इसको बोलते हैं ये चारों लोग एक दूसरे की यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ G77, इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ G134, और इंडिया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का तो फाउंडिंग मेंबर है, मैं पहले बता चुका हूँ। G134 क्या है, ये एक लूज कोलिशन है डेवलपिंग कंट्रीज का। जितने भी डब्ल्यूटीओ में जो बार्गेनिंग होती है, जो निगोशिएशंस होते हैं, उसको इंडिया लीड करता है। जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, अफ्रीका की कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, उनका ग्रुप है G134, इसमें इंडिया लीड करता है। जो डब्ल्यूटीओ में जैसे बाली पैकेज में जो निगोशिएशंस हो रहे थे, उसमें इंडिया ने लीड किया था, तो ये G134 है। It is a loose coalition of developing countries for bargaining purposes, for negotiation purposes at World Trade Organization। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट देख लिए। विजया लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू से की रिलेटिव हैं, ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। फिर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन एजेंसी है टू डिफीट हंगर, इसका हेडक्वार्टर है इटली में। एक होता है आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक होता है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीजे में क्या होता है, सिर्फ कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन आईसीसी में जो इंडिविजुअल क्रिमिनल होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल होते हैं, जिन्होंने जिनोसाइड के क्राइम कर रखे होते हैं, या फिर कोई ऐसे क्राइम जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, या फिर कुछ वॉर क्राइम्स, उसमें इनको ट्रीट किया जाता है। तो वहां पे आईसीजे में इंडिविजुअल नहीं ट्रीट किए जाते हैं, यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। और ये जो मतलब जो क्राइम काफी ज्यादा इंटेंसिटी के होते हैं, जीनोसाइड, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वार क्राइम, वो सब यहाँ पे किए जाते हैं। इसको क्रिएट किया गया था रोम इंस्टीट्यूट से, और इसमें 122 मेंबर है। सबसे बड़ी बात है, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का, यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का, ये तीनों इसके मेंबर नहीं है। और ये अपना जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तभी करता है जब कुछ कंडीशंस ये फुलफिल हो जाती हैं। जितनी भी इसकी ऑफिशियल अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, सबकी सब अफ्रीका में चल रही हैं। इनको लगता है कि सिर्फ ज्यादातर जो भी जिनोसाइड के, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट के जो भी क्रिमिनल्स हैं, वो सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसीलिए अफ्रीका का कई जो भी वर्ल्ड के जो ग्लोबल इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, वो शोषण करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते रहते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका को सब एक्सप्लॉइट करते हैं। पहले यूरोप ने किया, ब्रिटेन ने और इन सब ने, पुर्तगीज ने मिलके, अब चाइना कर रहा है। चाइना के कई सारे इन्वेस्टमेंट है वहां पे, लोगों को गुलाम बना के, और वो वहां की जमीनें खरीद रहा है। इंडिया का जो यहाँ पे अफ्रीका में रोल है, काफी ज्यादा अच्छा है। वहां पे टेलीमेडिसिन, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और ये लोगों को सपोर्ट देना, लोगों को ऐड देना, मतलब काफी सारी चीजें इंडिया ने अफ्रीका के लिए की, इंडिया अफ्रीका समिट में।
हुआ था, तो वो आपको याद रखना चाहिए। फिर एक वॉशिंगटन कंसेंसस है। अगर इसमें आपको आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है या फिर यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से लोन लेना है, तो कुछ कंडीशन अपने यहाँ करनी पड़ेंगी, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी आपको, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए जाएंगे, पहले आप वो मानो कि उसमें वो एक स्टैंडर्ड रिफॉर्म पैकेज तभी होगा कि अगर आपकी कंट्री में क्राइसिस हो रही है तभी आपको लोन मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, डीरेगुलेशन करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो वॉशिंगटन कंसेंसस इज अ सेट ऑफ 10 इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस which are considered to constitute the standard reform package and promoted for crisis-wrecked developing countries for taking loans from the institutions like IMF, World Bank, US Treasury Department, etc. इंडिया का वोटिंग शेयर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। वोटिंग शेयर इंडिया का वर्ल्ड बैंक में है, सेवेंथ लार्जेस्ट है वर्ल्ड बैंक में, 2.6% वोट है इंडिया के पास। सबसे ज्यादा यूएस का ही होगा ऑब्वियसली। इंडिया का वोटिंग शेयर आईएमएफ में है एट लार्जेस्ट, पहले 13 लार्जेस्ट था। 2.4 से परसेंट से बढ़ के 2 पॉइंट ये 7 4 6 के करीब है, 2.64 के आसपास है ये वोटिंग परसेंट, क्योंकि है यहाँ पे। तो वर्ल्ड बैंक में वोटिंग परसेंट एट लार्जेस्ट से, आईएमएफ में वोटिंग परसेंट, सॉरी वर्ल्ड बैंक में वोटिंग परसेंट इंडिया का सेवेंथ लार्जेस्ट और आईएमएफ में एट लार्जेस्ट, दोनों में यूएस नंबर वन पे है। इसीलिए चाइना ने एआईआईबी और न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। वर्ल्ड बैंक इट इज ऑल्सो नोन एज अ पिलर ऑफ ग्लोबल अपर्थीड। ये क्यों बोला गया, जरा ये कोई एक्सप्लेन करके बताएगा मुझे। वोटिंग शेयर इंडिया का अभी वर्ल्ड बैंक में इंक्रीज किया गया, 2.6% किया गया, 2.3% से। वॉशिंगटन कंसेशन मैंने बताया कि अगर आईएमएफ से लोन लेना है या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, प्राइवेटाइजेशन अपने यहाँ करना पड़ेगा, डीरेगुलेशन करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, बाहर की इकोनॉमीज को ये अलाउ करना पड़ेगा, ऑस्टेरिटी मेजर लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनकी तनख्वाह काटनी पड़ेगी, सोशल स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीजें, मतलब कुछ उनके रूल्स हैं, 10 इकोनॉमिक रूल्स हैं, तभी आपको आईएमएफ में लोन मिलेगा। आसियान वे, आसियान 10 कंट्री याद रखिएगा, बीपीएल टीवी मिमिक्स, इसका मतलब है जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने दे माइंड देयर ओन बिजनेस, अपने मतलब से मतलब रखती हैं, किसी दूसरे के उसमें इंटरफेयर नहीं करती हैं, इंटरनल मैटर्स में डिफरेंट ये इंटरफेयर नहीं करती हैं, इसी को बोलते हैं आसियान वे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काफी इंपॉर्टेंट है, स्विस बेस्ड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इसीलिए काफी फेमस है क्योंकि इसमें इट इज नोन फॉर एनुअल मीटिंग, जो विंटर मीटिंग होती है दाओस में, स्विट्जरलैंड में। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कई हर बार जो न्यूज वो जो ये फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड जो एनुअल विंटर में मीटिंग होती है दाओस में। आईपीसीसी आपने सुना होगा, इंटर ये फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है इसका, ये आईपीसीसी ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन के अंडर में, और ये 1988 में स्टैब्लिश की गई, दो यूएन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाई थी, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और प्लस यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर बनाई थी। लेट बाद में इसको इंडोर्स कर लिया गया था यूएनजीए ने। आईपीसीसी जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल होता है, शायद इसका फुल फॉर्म, इसको नोबेल प्राइज भी मिला है 2007 में। ये रिपोर्ट अपनी बनाता है जिसको कि यूएनएफसीसीसी ये अपना ये रेफरेंस लेके और ये स्टेबलाइज करती है कि हाँ ग्रीन हाउस गैसेस का जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रही है। यूएनएफसीसी सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो ऐसा इसका कुछ फुल फॉर्म है। ये लीगली नॉन बाइंडिंग है, ये आप याद रखिएगा जरूर। ये यूएनएफसीसीसी ये लीगली नॉन बाइंडिंग है, ये क्वेश्चन, ये इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ये पूछा सकता है। फिर एक था सीआईएस, जो कि सोवियत यूनियन के जब वो टूट गया था तब उसके कुछ ग्रुप्स के मेंबर ने, रशिया ने लीड करके बनाना चाहा था। वैसे ही एक ब्रिटिशर्स ने भी बनाना चाहा अपना ग्रुप, की जो भी उनकी कॉलोनीज थी उनको सबको एक साथ रखा जाए, एक जगह रखा जाए, तो उसको बोला गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ये ब्रिटिश का ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 53 मेंबर हैं। देखिए इसमें ऐसा बोला था कि इंडिया से बोला गया था जैसे कि आप इनको ज्वाइन कर लो, आपको जो करना है, कोई हम किसी भी तरह की रोक नहीं लगाते हैं कॉमनवेल्थ। ये बस एक ऐसा कि एक आप ग्रुपिंग में रहो, और वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी, ये मतलब इनके एम क्या क्या है, टू प्रमोट डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, ये सब है। वर्ल्ड वार 2 में 1949 में इसको किया गया था फाइनली। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसमें जो मेंबर्स हैं ज्यादातर वो पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे,
एक टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटिशर्स का सूरज कहीं भी अस्त नहीं होता है, पूरी दुनिया में हर जगह हर रीजन में इनकी कॉलोनीज थी। उन्हीं में से जो 53 मेंबर हैं वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के आज मेंबर हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसका एम क्या है? पीसफुल यूज करना है न्यूक्लियर एनर्जी का और इसी को प्रमोट करना है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सकते हैं वेपन बनाने में, उसको रोकना है। ये आईएईए का एम है। एम क्या है? मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करो, बॉम्ब करने के लिए नहीं। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, 1957 में स्टैब्लिश हुआ और ये यूएन से इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश हुआ था, इसकी अपनी इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू। और ये आईएईए ये लेकिन रिपोर्ट जो करता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करता है। एक फिर है आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये पेरिस बेस्ड है और ये इट इज ए इन ये बनाया गया था, ये ओईसीडी ने बनाया था 1974 में, जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आ गई थी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर दो चीज और याद रख लीजिए आप, ये बस खत्म हो गया। वाइस ग्रेड ग्रुप, ये 4 कंट्रीज उसमें होती हैं। वाइस ग्रेड 4 भी बोलते हैं इसको, और इनको याद करने की ट्रिक है SCHP। यानी कि सी से हो गया चेक रिपब्लिक, एस से हो गया स्लोवाकिया, पी से हो गया पोलैंड, एस से हो गया हंगरी। ये ऐसे कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक और पिक्स कंट्री, ये जो यूरोपियन डेप्ट क्राइसिस में हो गई थी, ज्यादा खर्चा कर दिया था, उतनी औकात नहीं थी, उससे ज्यादा जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा 1 रुपया कमा रहे हो, 10 रुपए खर्चा कर रहे हो। वो कुछ केस हुआ था यूरोपियन डेप्ट क्राइसिस में इन कंट्रीज के साथ। पोर्तुगीज, इटली, ग्रीस और स्पेन, इन लोगों ने लोन बहुत ले लिया था, इवन लोन चुकाने के लिए भी मना कर दिया था। फिर एक और आयरलैंड भी थोड़े दिन बाद हो गया था। तो PIIGS भी है वो। ये पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स हैं और प्लस कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आप कोई भी मेंस एग्जाम, चाहे आप JPSC BPSC कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, सबके लिए यूज कर सकते हो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कॉपीराइटेड मटेरियल है, प्लीज कोई अपने में आप अपलोड अगर मत करिएगा, वरना एक्शन लिया जा सकता है। और कोई अगर आपको दिखे तो तुरंत बताइएगा मुझे। 2 दिन में पूरा बैठ के मैंने बनाया है कल से, इसीलिए कल से वीडियो नहीं ला पा रहा था। एक बस मुझसे छूट गया, ये ब्रिक्स वाला पता नहीं कैसे छूट गया। अभी कोई है क्या ऑनलाइन है? डाउट है तो फिर डिस्कस कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। वैसे काफी देर से मैं बोल रहा हूँ। रहे हैं लोग? ओके। ये वीडियो मैंने ऐसा बनाया है कि आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कम लोग सुन रहे हैं। चलो ठीक है, सो जाओ यार, अब काफी देर हो गई है, मैं भी सो जाता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम 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 प्रणाम। जिसको बोर हुआ वो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप कर सकता है। स्क्रीन क्लियर दिख जाएगी 1 घंटे बाद। जी मैं नाइट में ही पढ़ता हूँ प्रभुजीत वर्मा जी, पढ़ाता हूँ मतलब। जो मैंने डेटा लिखा है वो एकदम लेटेस्ट डेटा है, तो अनुज कुमार जी इस पे बिल्कुल आप वो मत करिए। लेटेस्ट एकदम, मैंने एकदम खोज भी हर जगह से निकाला है। प्रतीक त्रिपाठी ने सही आंसर दिया इसका। जो आप वीडियो में आंसर दिए हैं वो बहुत सारे नहीं लिए हैं, मतलब आप वीडियो में आंसर दिए हैं वो बहुत सारे नहीं लिया है। समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। CGPSC का मॉडल आंसर जारी हो चुका। अच्छा, नहीं लिया है मेरा क्वेश्चन तो यार, मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस की थी, अब उसमें नहीं लिया है तो अब CGPSC वालों पे आप, या अगर आपके पास कोई प्रूफ है उसका, जैसे उस टाइम पे मैंने प्रूफ तो नहीं रखे थे। लास्ट टाइम 3000 सब्सक्राइबर, नाउ 98,000। 98,000 कहाँ हुए? अभी तो 97,000 हुए हैं करीब कुछ। खैर मैं सब्सक्राइबर नहीं गिनता हूँ, अभी मेरा फोकस है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना फ्री में। ज्योग्राफी NCERT यार 6 वाली बची है, वो हो नहीं पा रही है क्योंकि अभी ये वाला कर रहा हूँ मैं। चलिए अभी हो जाएगी, वो भी कल तक कर दूंगा उसको। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ये वाला वीडियो यार सबको शेयर कर देना, ये आप एकदम ठीक से देखना और इसको 3-4 बार देख लीजिएगा, और बाकी लोगों को भी शेयर कर दिए। बहुत मेहनत की है मैंने इसमें, मेहनत को जाया मत करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।